द्वितीय विश्व युद्ध ने मानव जाति के इतिहास में न केवल घाव छोड़े, बल्कि रहस्यवाद और गुप्त विद्या के पर्दे के पीछे छिपे दर्जनों रहस्य भी उजागर किए। उस समय जर्मनी विचित्र अनुष्ठानों, प्राचीन कलाकृतियों की खोज और अलौकिक कथाओं का केंद्र बन गया था। ये कहानियां आज भी कल्पना को झकझोर देती हैं तथा यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि युद्ध और रहस्यवाद एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। अहनेरबे सोसाइटी 1930 के दशक में जर्मनी में एक ऐसा संगठन उभरा जो आज भी इतिहासकारों और शोधकर्ताओं में घबराहट पैदा करता है। इसे अहनेरबे कहा जाता था, जिसका अर्थ है पैतृक विरासत। हिटलर के सबसे करीबी सहयोगी हेनरिक हिमलर की पहल पर स्थापित इस संस्था का उद्देश्य मिथकों, प्राचीन ज्ञान और गुप्त प्रथाओं का अध्ययन करके श्रेष्ठ आर्यन जाति के विचार के प्रमाण खोजना था। वास्तव में अहेननेर्बे तीसरे रह की सबसे रहस्यमयी संरचनाओं में से एक के रूप में विकसित हुआ, जिसमें पुरातत्व, रहस्यवाद, छद्म विज्ञान और गूढ़वाद का मिश्रण था। हिमलर इस विचार से बेहद प्रभावित थे कि जर्मन राष्ट्र एक प्राचीन सभ्यता का वंशज है, जिसके पास श्रेष्ठ ज्ञान और जादुई शक्तियां हैं। उन्होंने इतिहास, मिथकों और यहां तक कि लोक कथाओं में भी इसके प्रमाण खोजे। इसी उद्देश्य से अहेननेर्बे ने दुनिया भर में अभियान भेजे। स्कैंडिनेविया, तिब्बत, अफ्रीका और क्रीमिया तक। ये अभियान केवल वैज्ञानिक नहीं थे, ये गुप्त प्रकृति के थे, क्योंकि इनका लक्ष्य ऐसी कलाकृतियों और प्राचीन ग्रंथों की खोज करना था जो जर्मनी को रहस्यमय लाभ दे सकें। पुरातत्व अनुसंधान के क्षेत्रों में से एक बन गया। अहनेरबे के कर्मचारियों ने प्राचीन जर्मनिक बस्तियों के खंडहरों का अध्ययन किया और पूरे यूरोप में खुदाई करके यह साबित किया कि जर्मन उत्तरी नस्ल के उत्तराधिकारी थे। अभिलेखों में इस बात के प्रमाण मौजूद हैं कि कुछ अभियान पौराणिक ग्रेल की खोज में थे, तो कुछ भाग्य के भाले की, वह कलाकृति जिसने ईसा मसीह को छेद दिया था और जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने दुनिया पर अधिकार कर लिया था। ये खोजें, जो पागलपन भरी लगती थीं, सरकार के उच्चतम स्तरों पर समर्थित थीं। गुप्त विद्या अनुसंधान ने समाज की गतिविधियों में एक विशेष स्थान प्राप्त किया। अहनेरबे प्रयोगशालाओं में उन्होंने दूर संवेदन और जादू का अध्ययन करने का प्रयास किया और यहां तक कि सम्मोहन और अदृश्य शक्तियों से जुड़ने के प्रयास भी किए। कुछ दस्तावेजों से पता चलता है कि वेवेल्सबर्ग कैसल में, जिसे एसएस के लिए एक रहस्यमय केंद्र में बदल दिया गया था, अनुष्ठान आयोजित किए जाते थे, जिसमें संगठन के नेता प्राचीन पूर्वजों की शक्ति का आह्वान करने का प्रयास करते थे। काला सूर्य का प्रतीक, एक रहस्यमय 12 रून प्रतीक, जो एसएस अभिजात वर्ग के भीतर एक गुप्त पंथ का प्रतीक बन गया, एक हॉल के फर्श पर रखा गया था। तिब्बत के अभियान भी कम रहस्यमय नहीं हैं। 1930 के दशक के उत्तरार्ध में अहनेरबे के शोधकर्ता बौद्ध परंपराओं का अध्ययन करने के लिए वहां गए थे। वास्तव में वे पौराणिक शंभाला की खोज कर रहे थे, पहाड़ों में छिपी ऋषियों की भूमि, जहां किंवदंती के अनुसार इतिहास की दिशा बदलने में सक्षम ज्ञान और शक्तियां मौजूद थीं। लामाओं के साथ जर्मन अधिकारियों की तस्वीरें हैं। साथ ही ऐसी रिपोर्टें भी हैं कि तिब्बती भिक्षुओं ने उनके साथ नक्शे और प्राचीन ग्रंथ साझा किए थे। आज यह निश्चित रूप से कहना असंभव है कि ये खोजें कितनी गंभीर थीं या वास्तव में क्या खोजा गया था। हालांकि यह ज्ञात है कि ऐसी परियोजनाओं में भारी संसाधन लगाए गए थे और यह सब युद्ध की तैयारियों की पृष्ठभूमि में हुआ था। जर्मन नेतृत्व के लिए रहस्यवाद और छद्म विज्ञान विचारधारा को सही ठहराने का एक साधन और सैन्य कार्रवाई को उच्चतर अर्थ प्रदान करने का एक तरीका बन गए। युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने अहननेर्बे अभिलेखागार को जब्त कर लिया। कई दस्तावेज गायब हो गए और कुछ गुप्त संग्रहों में बने हुए हैं। इससे संगठन के आसपास की गोपनीयता का आभास और गहरा होता है। ऐसा माना जाता है कि इन दस्तावेजों में वास्तविक खोजों या प्रयोगों की जानकारी हो सकती है, जिनके परिणामों को जानबूझकर छिपाया जा रहा है। इस प्रकार
अनिर्बाण द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे गहरे रहस्यों में से एक बना हुआ है। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक समाज ही नहीं, बल्कि एक सच्चा पंथ था, जिसमें पौराणिक कथाओं, गुप्त विद्या और राजनीतिक अभिजात वर्ग की महत्वाकांक्षाओं का संगम था। दशकों बाद भी यह इस बात का प्रतीक बना हुआ है कि कैसे रहस्यवाद राजनीति के साथ जुड़कर सत्ता का एक जरिया बन सकता है। वेवेल्सबर्ग कैसल को एसएस का ब्लैक ऑन ऑर्डर सेंटर कहा जाता है। नाजी जर्मनी के रहस्य से जुड़े अनगिनत प्रतीकों और स्थलों में वेवेल्सबर्ग कैसल एक विशेष स्थान रखता है। वेस्टफेलिया में स्थित यह एक साधारण मध्ययुगीन किले जैसा दिखता है। हालांकि हेनरिक हिमलर के हाथों में यह महल कुछ और में बदल गया। एक रहस्यमय केंद्र, एसएस का एक प्रकार का काला वेटिकन, जहां शक्ति, गुप्तवाद और प्राचीन मिथक एक ही प्रणाली में गूंथे हुए थे। हिमलर को पूरा यकीन था कि एसएस सिर्फ एक सैन्य इकाई नहीं, बल्कि एक नया संगठन है जिसका उद्देश्य आर्य जाति की आध्यात्मिक महानता को पुनर्स्थापित करना है। वेवेल्सबर्ग किला इस संगठन का केंद्र बनना था। अंदर एक अनोखा माहौल बनाया गया था, जहां हर तत्व का प्रतीकात्मक अर्थ था। केंद्रीय स्थान तथा कथित उच्च शूरवीरों का हॉल था। एक गोलाकार कमरा जिसमें 12 कुर्सियां एक वृत्त में व्यवस्थित थीं। ये कुर्सियां 12 वरिष्ठ एसएस नेताओं के लिए थीं, जिन्हें एक तरह की छायाओं की कैबिनेट बनानी थी। कमरे के बीचों बीच 12 रूणों के एक चक्र के आकार का एक प्रतीक चिन्ह रखा था, जो काले सूर्य का प्रतीक था। महल के नीचे एक और रहस्यमय हॉल था, जिसे मृतकों का हॉल कहा जाता था। इसमें गुंबददार छत वाला एक गोलाकार कक्ष और एक प्रतीकात्मक वेदी थी। कुछ रिपोर्टों के अनुसार इस हॉल में शहीद एसएस अधिकारियों की अस्थियां रखी हुई थीं, जिन्हें साधारण सैनिक नहीं, बल्कि पंथ योद्धा माना जाता था। शोधकर्ताओं का यह भी दावा है कि पूर्वजों की आत्माओं के साथ संबंध मजबूत करने के लिए गुप्त अनुष्ठान भी यहां किए जाते रहे होंगे। वेवेल्सबर्ग का उद्देश्य सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि तीसरे रह की गुप्त शक्ति का केंद्र बनना था। हिमलर का सपना था कि जर्मनी की जीत के बाद इसे नई दुनिया की वैचारिक राजधानी बनाया जाए। वास्तुकारों की योजना के अनुसार महल के चारों ओर एक संपूर्ण परिसर बनाया जाना था, जिसमें मंदिर, अधिकारियों के लिए स्कूल, प्राचीन ज्ञान के पुस्तकालय और रहस्यमय अनुष्ठानों के लिए स्थल शामिल थे। हालांकि युद्ध के कारण ये योजनाएं पूरी नहीं हो सकीं। वेवेल्सबर्ग के बारे में किंवदंतियां बढ़ती गईं। कहा जाता था कि यहां रीच के शीर्ष अधिकारियों की गुप्त बैठकें होती थीं। भूमिगत हॉल में पुरानी जर्मन भाषा में मंत्र पढ़े जाते थे और आदेश के नेता उन शक्तियों को बुलाने का प्रयास करते थे जो उन्हें विजय दिला सकें। कुछ शोधकर्ता काले सूर्य के प्रतीक को ऊर्जा पोर्टल या शक्ति संकेंद्रक बनाने के प्रयास से भी जोड़ते हैं। हालांकि इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। युद्ध के बाद किला मित्र राष्ट्रों के हाथों में चला गया। कुछ परिसर नष्ट कर दिए गए और अभिलेखों को जब्त कर लिया गया। आज वेवेल्सबर्ग पर्यटकों के लिए खुला है और इसमें एक संग्रहालय भी है, लेकिन इसके कई कमरे आज भी एक विशेष रूप से अशांत करने वाला एहसास पैदा करते हैं। ब्लैक सन का प्रतीक हॉल ऑम्फद हाई नाइट्स के फर्श पर बना हुआ है और आज भी यह रहस्यवाद और नवमूर्ति पूजक आंदोलनों के अनुयायियों को आकर्षित करता है। वेवेल्सबर्ग किला इस बात का प्रतीक बन गया है कि राजनीति और अहंकार का आपस में पौराणिक कथाओं और रहस्यवाद के साथ कैसे गठजोड़ हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यह केवल एक वास्तुशिल्प और वैचारिक स्मारक है। दूसरों के लिए यह शक्ति का एक स्थान है, जहां कभी ऐसी घटनाएं घटती थीं जो सैन्य सभाओं के बजाय गुप्त आदेशों के अनुष्ठानों जैसी लगती थी। और शायद यही वास्तविकता और किंवदंती का मिश्रण है, जो वेवेल्सबर्ग को तीसरे रह के सबसे रहस्यमय प्रतीकों में से एक बनाता है। काला सूर्य प्रतीक और उसका अर्थ तीसरे रह के दौरान जर्मनी द्वारा प्रयुक्त अनेक प्रतीकों में काला सूर्य नामक एक रहस्यमय चिन्ह का विशेष स्थान है।
लाखों लोगों द्वारा ध्यात और देखे जाने वाले स्वस्तिक के विपरीत यह चिन्ह आम जनता से छिपा हुआ था और केवल एसएस नेताओं के एक छोटे से समूह द्वारा ही प्रयोग किया जाता था। इसकी छवि विवेल्सबर्ग कैसल के उच्च शूरवीरों के हॉल के फर्श पर बनी हुई है और आज भी विवाद, अटकलों और रहस्यमय रुचि को जन्म देती है। यह प्रतीक एक वृत्त है जिसके भीतर 12 ऋण आकार की किरणें एक जटिल पैटर्न में गुंथी हुई हैं। कुछ लोगों के लिए यह एक पहिए जैसा दिखता है, दूसरों के लिए एक सौर चक्र जैसा या यहां तक कि एक अजीबोगरीब ऊर्जा भंवर जैसा। हिमलर, जो ब्लैक सन के प्रयोग के मुख्य प्रवर्तक थे, इसे शक्ति का एक प्राचीन प्रतीक और आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत मानते थे। उनका मानना था कि इस प्रतीक की उत्पत्ति आर्य परंपरा से हुई है और यह दिव्य प्रकाश और गुप्त शक्तियों से जुड़े प्राचीन जर्मन मिथकों से जुड़ा है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि काला सूर्य साधारण सूर्य का एक प्रकार का गूढ़ प्रतिरूप था। यह जीवन के उज्जवल स्रोत का नहीं, बल्कि एक गुप्त अंधकारमय ऊर्जा का प्रतीक था जो केवल कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ही सुलभ थी। ऐसे इस रहस्यवाद में यह प्रतीक आदेश के केंद्र का प्रतिनिधित्व करता था, शक्ति का एक अदृश्य केंद्र जिससे ब्लैक ऑर्डर के अधिकारी प्रेरणा प्राप्त करते थे। एक सिद्धांत यह है कि काला सूर्य मनुष्यों के भीतर एक आंतरिक सौर अग्नि के विचार से जुड़ा था। एक गूढ़ अवधारणा के अनुसार मनुष्यों में सूर्य की किरणों के समान एक गुप्त ऊर्जा होती है जिसे अनुष्ठानों और विशेष साधनाओं के माध्यम से जागृत किया जा सकता है। ऐसे इस नेताओं के लिए यह प्रतीक शायद एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता था कि प्रत्येक अधिकारी को अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करने और किसी उच्च स्रोत से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि युद्ध के बाद काले सूर्य को नया जीवन मिला। विभिन्न नवमूर्ति पूजक आंदोलनों, गुप्त समूहों और रहस्यवादी समाजों ने इस प्रतीक का सक्रिय रूप से उपयोग करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों के लिए यह प्राचीन ज्ञान के पुनरुत्थान का प्रतीक बन गया है, जबकि अन्य लोगों के लिए यह एक गुप्त व्यवस्था का प्रतीक है जिसकी जड़ें तृतीय रेह तक जाती हैं। एक षड्यंत्र सिद्धांत यह भी है कि यह प्रतीक ऊर्जा हथियार या यहां तक कि अन्य आयामों के द्वार बनाने के नाजी प्रयासों से जुड़ा है। हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं है। आज भी काला सूर्य लोगों की कल्पनाओं को अपनी ओर खींचता है। यह किताबों, फिल्मों, कंप्यूटर गेम्स और सड़क के प्रतीकों में दिखाई देता रहा है, अक्सर रहस्यवाद और भयावहता के स्पर्श के साथ। इसकी रहस्यमयता इस तथ्य से और भी बढ़ जाती है कि अभिलेखागार में बहुत कम आधिकारिक दस्तावेज बचे हैं जो हिमलर और उनके करीबी लोगों द्वारा इसके साथ दिए गए सटीक अर्थ का विवरण देते हैं। संभवतः इस प्रतीक को दुर्गमता और शक्ति का आभास बनाए रखने के लिए जानबूझकर गुप्त रखा गया था। अंततः काला सूर्य न केवल नाजी रहस्यवाद का प्रतीक बन गया, बल्कि गुप्त समाजों, अंधकारमय पंथों और छिपे हुए ज्ञान की खोज से जुड़ा एक सार्वभौमिक संकेत भी बन गया। इसकी रहस्यमयता, इसके रूप की सरलता और इसकी असीम बहुआयामी व्याख्याओं में निहित है। और यही द्वैत इसे द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे रहस्यमय प्रतीकों में से एक बनाता है। नाजी पवित्र कब्र की खोज में है। नाजी अभिजात वर्ग को प्रेरित करने वाली अनेक किंवदंतियों में पवित्र ग्रिल का मिथक एक विशेष स्थान रखता था। ईसा मसीह के अंतिम भोज और राजा आर्थर की किंवदंतियों से जुड़े इस अवशेष का तीसरे रह के तांत्रिकों के लिए कहीं अधिक व्यापक महत्व था। उनके लिए ग्रिल केवल एक पवित्र पात्र नहीं था, बल्कि सर्वोच्च शक्ति का स्रोत था जो इतिहास की दिशा बदलने में सक्षम था। इस अवशेष में रुचि कोई संयोग नहीं थी। एसएस प्रमुख और रीच की रहस्यमय परियोजनाओं के सूत्रधार हेनरिक हिमलर ने ग्रेल को शाश्वत विजय का प्रतीक और उच्च आर्य परंपरा के अस्तित्व का प्रमाण माना। उनकी व्याख्या में इस ग्रेल किंवदंती ने संकेत दिया कि ईसाई नहीं, बल्कि आर्य ही पवित्र ज्ञान के सच्चे उत्तराधिकारी थे।
वेवेल्सबर्ग किला एक नया कैमलॉट बनने वाला था और एसएस अधिकारी एक प्रकार से ग्रेल के शूरवीर बनने वाले थे। शोधकर्ताओं का दावा है कि हिमलर ने जर्मन लेखक और इतिहासकार ऑटो राहन की रचनाओं में व्यक्तिगत रुचि ली थी, जिन्होंने इस अवशेष की खोज में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। राहन ने मध्यकालीन इतिहास और किंवदंतियों का अध्ययन किया, खासकर दक्षिणी फ्रांस और मोंटसेगुर के किले से संबंधित, जहां 13वीं शताब्दी में कैथर्स, एक धार्मिक आंदोलन जिसे धर्म युद्धों ने नष्ट कर दिया था, ने अपना गढ़ स्थापित किया था। किंवदंती के अनुसार कैथर्स के पास ही ग्रेल का रहस्य था। ओटो राहन अभियानों पर गए, महलों के खंडहरों की खोज की, प्राचीन पांडुलिपियों का अनुवाद किया और उन्हें यकीन हो गया कि ग्रेल असली है। उनके काम ने एसएस नेताओं का ध्यान आकर्षित किया और जल्द ही वे संगठन के रैंक में शामिल हो गए और प्रभावी रूप से एक आधिकारिक शूरवीर अन्वेषक बन गए। अपनी किताबों में उन्होंने ग्रेल को एक प्याले के रूप में नहीं, बल्कि शुद्ध सत्य के प्रतीक के रूप में वर्णित किया, जो कैथर्स के लुप्त होने के साथ खो गया पवित्र ज्ञान था। ऐसा माना जाता है कि राहन की ग्रेल की खोज और उसमें रुचि का नाजी प्रचार द्वारा पवित्र मिशन का आभास पैदा करने के लिए फायदा उठाया गया था। हिमलर का मानना था कि इस अवशेष के होने से रीच को अजेयता और विश्व प्रभुत्व प्राप्त होगा। कुछ रिपोर्टों के अनुसार पायरेनीज और दक्षिणी फ्रांस के लिए किए गए अहनेरबे अभियान विशेष रूप से ग्रेल की खोज के उद्देश्य से थे। हालांकि इसकी खोज का कोई प्रमाण कभी नहीं मिला। ऑटो राहन के अपने दुखद भाग्य ने इस कहानी में एक रहस्यमय आयाम जोड़ दिया। हालांकि वे एसएस में काम करते रहे, फिर भी नाजी विचारधारा से उनका मोहभंग हो गया। 1939 में उन्हें आल्प्स पर्वत श्रृंखला में मृत पाया गया। आधिकारिक तौर पर यह आत्महत्या थी, लेकिन कई लोग मानते हैं कि उनकी मृत्यु उनके ज्ञान और गुप्त रखे जाने वाले रहस्यों के प्रति उनके अत्यधिक लगाव से जुड़ी थी। आज नाजियों द्वारा पवित्र ग्रिल की खोज की कथा लोकप्रिय संस्कृति का हिस्सा बन गई है। लेखकों, फिल्म निर्माताओं और शोधकर्ताओं ने रहस्यमय अभियानों, गुप्त अनुष्ठानों और रहस्यमय खोजों की छवियां गढ़कर इसका भरपूर उपयोग किया है। लेकिन कलात्मक व्याख्याओं से परे भी यह स्पष्ट है कि ग्रिल मिथक रीच की गुप्त विचारधारा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। अंततः नाजी अभिजात वर्ग के लिए पवित्र कंघी बनाने वाले की रेती न केवल एक धार्मिक प्रतीक थी, बल्कि चुने हुए होने के विचार को सही ठहराने का एक साधन भी थी। और हालांकि उन्हें वास्तविक कलाकृति कभी नहीं मिली, इस किंवदंती के प्रति उनका जुनून दर्शाता है कि नाजी जर्मनी में राजनीति, रहस्यवाद और प्राचीन मिथक कितने घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। हिटलर के हाथों में भाग्य के भाले की कथा सदियों से किंवदंतियों का विषय रही। अनेक रहस्यमय कलाकृतियों में भाग्य का भाला, जिसे पवित्र भाला या लोंगिनस का भाला भी कहा जाता है, एक विशेष स्थान रखता है। ईसाई परंपरा के अनुसार इसी हथियार से एक रोमन सैनिक ने सूली पर चढ़े ईसा मसीह के शरीर को छेदकर उनकी मृत्यु सुनिश्चित की थी। तब से इस भाले को रहस्यमय शक्ति का स्रोत और दुनिया पर प्रभुत्व का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता था कि जो कोई भी भाग्य का भाला धारण करता है, वह मानवता के भाग्य को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन अगर वह इसे खो देता है, तो उसका पतन निश्चित है। सत्ता में आने से पहले ही हिटलर प्राचीन अवशेषों और पवित्र प्रतीकों में रुचि रखता था। वियना में रहने वाले एक युवा के रूप में वह अक्सर ऑस्ट्रियाई सम्राटों के निवास हॉफबर्ग पैलेस में जाता था। यहीं शाही खजाने में लॉन्गिनस की कथा से जुड़ा एक सबसे प्रसिद्ध भाला रखा हुआ था। समकालीनों की स्मृतियों में दर्ज है कि युवा हिटलर उस अवशेष से भरे प्रदर्शन पेटी के सामने घंटों खड़ा रहता था, मानो उसकी ऊर्जा को महसूस कर रहा हो। यह दृश्य बाद में उस पौराणिक कथा का हिस्सा बन गया, जिसके अनुसार हिटलर ने इसी भाले पर अपना भाग्य पाया। एक संस्करण के अनुसार हिटलर का मानना था कि भाग्य का भाला उसे अपनी महान योजना, यूरोप पर विजय और 1000 साल के रैह की स्थापना को अंजाम देने की शक्ति देगा।
यह विचार उसके विश्व दृष्टिकोण में फिट बैठता था, जो इतिहास को दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला के रूप में नहीं, बल्कि रहस्यमय शक्ति के लिए संघर्ष के रूप में देखता था। 1938 में जब जर्मनी ने ऑस्ट्रिया पर कब्जा किया, तो सबसे पहली कार्रवाई वियना के खजाने से कीमती सामान निकालना था। भाग्य का भाला नूर्नबर्ग ले जाया गया, वह शहर जिसे हिटलर नए जर्मनी का प्रतीक और अपनी विशाल पार्टी रैलियों का केंद्र मानता था। उसके लिए यह सिर्फ एक अवशेष को हटाना नहीं था, बल्कि चुने हुए लोगों के हाथों में सत्ता वापस करना था। नूर्नबर्ग में सेंट कैथरीन चर्च की काल कोठरी में भाग्य के भाले के लिए एक विशेष तहखाना बनाया गया था। इस कलाकृति की सुरक्षा की जाती थी और केवल कुछ चुनिंदा दीक्षितों को ही इस तक पहुंच प्राप्त थी। ऐसी अफवाहें फैलीं कि नाजी नेता इस अवशेष के चारों ओर गुप्त अनुष्ठान करते थे, इसे विजय का स्रोत और आध्यात्मिक श्रेष्ठता का प्रतीक मानते थे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि स्पीयर ऑफ डेस्टिनी की किंवदंती नाजी प्रचार का हिस्सा बन गई। नाजी जर्मनी में इस अवशेष को न केवल एक ऐतिहासिक वस्तु के रूप में देखा जाता था, बल्कि इस बात का प्रमाण भी माना जाता था कि जर्मनी ने विश्व प्रभुत्व का अधिकार अर्जित कर लिया है। अखबारों और ब्रोशरों में रह के उन प्राचीन शक्तियों से संबंध होने का संकेत दिया गया था, जो कथित तौर पर हमेशा चुने हुए लोगों का समर्थन करती थीं। हालांकि भाले का भाग्य तीसरे रह के इतिहास की तरह ही नाटकीय साबित हुआ। 1945 के वसंत में जब मित्र देशों की सेना नूर्नबर्ग में दाखिल हुई, तो उन्हें भंडार में यह अवशेष मिला। किंवदंती के अनुसार हिटलर की गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले मित्र राष्ट्रों ने भाग्य के भाले को जब्त कर लिया था। रहस्यमय सिद्धांतों के समर्थकों के लिए यह साबित हुआ कि इस कलाकृति को खोकर हिटलर ने अपनी शक्ति खो दी और खुद को बर्बाद कर लिया। युद्ध के बाद यह अवशेष वियना वापस भेज दिया गया, जहां यह आज भी मौजूद है। भाले का अध्ययन करने वाले इतिहासकारों का कहना है कि इसकी उत्पत्ति अस्पष्ट है। कई बार कई कलाकृतियां मौजूद रही हैं जो लॉन्गिनस का असली भाला होने का दावा करती हैं। हालांकि इस अवशेष से जुड़ा मिथक किसी भी वैज्ञानिक प्रमाण से कहीं ज्यादा मजबूत साबित हुआ है। कई शोधकर्ता इस बात पर जोर देते हैं कि कलाकृतियों की रहस्यमयी शक्ति में विश्वास नाजी अभिजात वर्ग के विश्व दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। भले ही हिटलर के हाथों में भाग्य का भाला पवित्र शक्ति से रहित एक मध्ययुगीन अवशेष मात्र था, फिर भी इसके महत्व के प्रति दृढ़ विश्वास ने रीच के नेतृत्व के निर्णयों और कार्यों को प्रभावित किया। इस विश्वास ने उन्हें अपने मिशन में चयन और आत्मविश्वास का एहसास दिलाया। आज स्पीयर ऑफ डेस्टिनी की कहानी किंवदंती और वास्तविकता के बीच की सीमा पर बनी हुई है। कुछ लोग इसे इस बात का उदाहरण मानते हैं कि कैसे मिथक चेतना और राजनीति को नियंत्रित कर सकते हैं। कुछ इसे इस बात का प्रमाण मानते हैं कि 20वीं सदी में भी शासक प्राचीन सरदारों और पुजारियों जैसे रहस्यमय प्रतीकों का सहारा लेते थे। किसी न किसी रूप में हिटलर के भाग्य के भाले की कथा इस बात का एक सबसे प्रभावशाली उदाहरण बन गई है कि रहस्यवाद इतिहास के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। दशकों बाद भी यह हमें याद दिलाता है कि पवित्र हथियारों और प्राचीन कलाकृतियों में विश्वास पूरे राष्ट्रों के भाग्य को प्रभावित कर सकता है। शंभाला की खोज में तिब्बत में एसएस अभियान 1930 के दशक के उत्तरार्ध में तृतीय रह जर्मनी ने 20वीं सदी के सबसे रहस्यमय अभियानों में से एक का आयोजन किया। यह तिब्बत की एक एसएस यात्रा थी, जिसे आधिकारिक तौर पर इस क्षेत्र की संस्कृति, भूगोल और जीव विज्ञान का अध्ययन करने के लिए एक वैज्ञानिक मिशन के रूप में प्रस्तुत किया गया था। लेकिन इस वैज्ञानिक आवरण के पीछे एक और भी रहस्यमय लक्ष्य छिपा था, शंभाला की पौराणिक भूमि की खोज, जो बौद्ध और हिंदू परंपराओं में वर्णित ज्ञान और शक्ति का एक पौराणिक केंद्र है। इस अभियान का नेतृत्व अर्नस्ट शेफर ने किया था, जो एक युवा जर्मन प्राणी विज्ञानी और एशिया में पूर्व अनुभव रखने वाले अन्वेषक थे। 1938 से 1939 में
तिब्बत में उनका अभियान अहनिर्बे के सबसे महत्वपूर्ण अभियानों में से एक बन गया। एसएस ने इस अभियान के लिए भारी संसाधन आवंटित किए और हेनरिक हिमलर ने व्यक्तिगत रूप से इसके आयोजन का समर्थन किया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि तिब्बत में एक प्राचीन आर्य सभ्यता के अवशेष और दुनिया को बदलने में सक्षम एक रहस्यमय शक्ति की कुंजी छिपी हो सकती है। पूर्वी परंपराओं में शंभाला को एक गुप्त राज्य के रूप में वर्णित किया गया है, जो मध्य एशिया के पहाड़ों में कहीं छिपा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ महान शिक्षक, गुप्त ज्ञान के संरक्षक रहते हैं, जो चुनिंदा लोगों के लिए अलौकिक ज्ञान और शक्ति का मार्ग खोल सकते हैं। हिमलर और उनके साथियों के लिए यह मिथक आर्यन वर्चस्व के स्रोत और जर्मन राष्ट्र की प्राचीन जड़ों के प्रमाण की खोज की उनकी खोज के साथ मेल खाता था। अभियान दल तिब्बत की राजधानी ल्हासा पहुंचा, जहां जर्मन वैज्ञानिकों ने स्थानीय लामाओं से संपर्क स्थापित किया। उन्होंने जनसंख्या का मानव शास्त्रीय मापन किया, पौधों और जानवरों के नमूने एकत्र किए और परंपराओं और किंवदंतियों का अध्ययन किया। हालांकि असली दिलचस्पी शंभाला के बारे में प्राचीन ग्रंथों और मौखिक परंपराओं में केंद्रित थी। कुछ रिपोर्टों के अनुसार लामाओं ने जर्मनों के साथ उस गुप्त भूमि की कहानियां साझा की और रहस्यमय पर्वतीय स्थानों को दर्शाने वाले नक्शे दिखाए। तिब्बती भिक्षुओं के बगल में खड़े एसएस अधिकारियों की तस्वीरें आज भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें आज भी कल्पना को झकझोर देती हैं, क्योंकि ये नाजी जर्मन सैन्य तंत्र और पूर्वी आध्यात्मिक परंपरा के बीच के अजीबोगरीब गठबंधन का प्रतीक हैं। कुछ शोधकर्ताओं का दावा है कि जर्मन तिब्बत से न केवल पौधों और जानवरों के संग्रह, बल्कि ध्यान साधना और रहस्यमय ज्ञान का वर्णन करने वाली प्राचीन पांडुलिपियां भी ले गए। एक सिद्धांत यह भी है कि अभियान न केवल शंभाला की खोज कर रहा था, बल्कि खोखली पृथ्वी परिकल्पना के प्रमाण की भी खोज कर रहा था। नाजी रहस्यवादियों के बीच एक लोकप्रिय सिद्धांत जो ग्रह के भीतर छिपी सभ्यताओं की कल्पना करता है। कहा जाता है कि लामाओं ने जर्मन खोजकर्ताओं को भूमिगत दुनियाओं के बारे में संकेत दिए थे, जो शंभाला की किंवदंती से जुड़ी हो सकती हैं। हालांकि अभियान आधिकारिक तौर पर बिना किसी सनसनीखेज खोज के समाप्त हो गया, लेकिन इसके परिणाम एसएस अभिलेखागार में सुरक्षित रखे गए। युद्ध के अंत में कुछ दस्तावेज नष्ट कर दिए गए, जबकि अन्य गोपनीय बने रहे। इससे कई सिद्धांत सामने आए हैं कि जर्मन गुप्त ज्ञान के अंशों को उजागर करने और उसे यूरोप वापस लाने में कामयाब रहे थे। युद्ध के बाद गूढ़ विद्वानों के बीच एक षड्यंत्र सिद्धांत उभरा, जिसके अनुसार जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद बर्लिन में एक नष्ट हुए बंकर में तिब्बती भिक्षुओं की खोज हुई थी। कथित तौर पर उनके शव मलबे के बीच पाए गए, जिससे रीच और तिब्बती शिक्षकों के बीच एक गुप्त संबंध की अफवाहों को बल मिला। इसका समर्थन करने के लिए कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है, लेकिन यह किंवदंती कायम है। तिब्बत अभियान नाजी जर्मनी द्वारा राजनीति, विचारधारा और रहस्यवाद के सम्मिश्रण का एक सबसे प्रभावशाली उदाहरण बन गया। हिमलर और उनके साथियों के लिए यह सिर्फ एक वैज्ञानिक परियोजना नहीं थी, बल्कि एक प्राचीन रहस्य को उजागर करने का प्रयास था, जो उनकी शक्ति को मजबूत कर सकता था और उन्हें अलौकिक लाभ प्रदान कर सकता था। आज इस अभियान की कहानी को मिथक और वास्तविकता के बीच की रेखा पर खड़ा माना जाता है। एक और ऐसी रिपोर्टें और तस्वीरें बची हुई हैं जो इस बात की पुष्टि करती हैं कि जर्मनों ने वास्तव में तिब्बत की संस्कृति और प्रकृति का अध्ययन किया था। दूसरी ओर शंभाला की खोज के बारे में अनगिनत अफवाहें इसे तीसरे रह की गुप्त विरासत का हिस्सा बनाती हैं, और शायद यहीं पर इसका रहस्य छिपा है। हम नहीं जानते कि जर्मनों को इस पौराणिक देश का लेश मात्र भी निशान मिला या नहीं, लेकिन एक अदृश्य साम्राज्य की खोज के प्रति उनके जुनून का तथ्य यह दर्शाता है कि रहस्यवाद नाजी जर्मनी की राजनीतिक और सैन्य मशीन के हृदय में कितनी गहराई तक पैठ बना चुका था। वेवेल्सबर्ग कैसल में गुप्त अनुष्ठान। वेस्टफेलिया स्थित वेवेल्सबर्ग किला पहले से ही हेनरिक हिमलर की रहस्यमय परियोजना का प्रतीक था।
लेकिन इसके इर्द गिर्द सिर्फ वास्तुशिल्पीय योजनाएं ही नहीं, बल्कि अनुष्ठानों की एक पूरी व्यवस्था विकसित की गई थी, जिसका उद्देश्य एसएस को एक तरह के गुप्त संगठन में बदलना था। हिमलर के लिए यह किला सिर्फ एक निवास स्थान नहीं, बल्कि एक पवित्र केंद्र था, जहां जर्मन राष्ट्र और उसकी चुनी हुई प्रकृति का नया मिथक जन्म ले रहा था। महल के अंदर एक खास जगह उच्च शूरवीरों का हॉल थी, एक गोलाकार कमरा जिसमें कुर्सियों के लिए 12 आले थे। माना जाता था कि प्रत्येक कुर्सी आदेश के शूरवीरों उनमें से एक, यानी उच्च पदस्थ एसएस अधिकारियों का प्रतीक थी। राजा आर्थर की किंवदंतियों के अनुरूप इसे एक तरह का आधुनिक गोल मेज बनाने का इरादा था, जहां न केवल सैन्य बल्कि पवित्र मामलों पर भी निर्णय लिए जाते थे। हॉल के केंद्र में 12 ऋणों से बना काला सूर्य का प्रतीक था। यह अनुष्ठानों के लिए एक ऊर्जा केंद्र के रूप में कार्य करता था। महल के नीचे मृतकों का हॉल था। इस उदास गुंबददार कमरे में एक वेदी थी और आलों में शहीद अधिकारियों की अस्थियों से भरे कलश रखे जा सकते थे। कुछ दस्तावेजों और मौखिक इतिहासों के अनुसार यहां पूर्वजों की आत्माओं के सम्मान में अनुष्ठान किए जाते थे। हिमलर का मानना था कि किसी अधिकारी की मृत्यु से उसका ऑर्डर से संबंध नहीं टूटता, बल्कि आत्माओं का उद्देश्य जीवित लोगों के पास वापस लौटना होता है, ताकि उनकी शक्ति और बढ़ सके। वे वेल्सबर्ग कैसल के अनुष्ठानों में प्राचीन जर्मनिक पंथों, छद्म ईसाई प्रतीकों और 20वीं सदी के शुरुआती गूढ़ समाजों से प्रेरित रहस्यमय प्रथाओं का मिश्रण था। अधिकारी ऐसे समारोहों में भाग ले सकते थे जहां वे आदेश के प्रति निष्ठा की शपथ लेते थे, रीछ के नाम पर रक्त बहाते थे और अपने पूर्वजों की आवाज सुनते थे। इन अनुष्ठानों का उद्देश्य प्रतिभागियों में एक विशेष अभिजात वर्ग से जुड़ाव की भावना पैदा करना था, जो आम लोगों से ऊपर था। कुछ शोधकर्ताओं का तर्क है कि अनुष्ठानों में ध्यान, प्राचीन जर्मन या लैटिन में मंत्रों का पाठ और रूनिक जादू से जुड़े प्रतीकों का प्रयोग शामिल हो सकता है। एसएस के लिए रून केवल प्रतीक नहीं थे, बल्कि ऊर्जा की कुंजियां थीं, जो उन्हें शक्ति के प्राचीन स्रोतों से जोड़ती थीं। अनुष्ठानों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा विशेष तिथियों का उत्सव मनाना था। उदाहरण के लिए संक्रांति। इन्हीं दिनों वरिष्ठ अधिकारी एकत्रित होते थे और महल में मूर्ति पूजक त्योहारों की याद दिलाने वाले समारोह आयोजित किए जाते थे। ऐसा माना जाता था कि ऐसे क्षणों में प्रकृति की शक्तियां अपने चरम पर होती है और आदेश इन ऊर्जाओं का उपयोग कर सकता है। दिलचस्प बात यह है कि इन अनुष्ठानों के कई पहलुओं को जानबूझकर आम जनता से छिपाया गया था। यहां तक कि सामान्य एसएस सदस्यों को भी वेवेल्सबर्ग में क्या हो रहा था, इसकी जानकारी नहीं थी। किला एक बंद जगह बना रहा, जहां केवल कुछ चुनिंदा लोग ही पहुंच सकते थे। इससे रहस्य का एक वातावरण बना रहा और नेताओं की विशेष स्थिति में विश्वास और मजबूत हुआ। युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों को महल में गुप्त प्रतीकों से जुड़ी कई कलाकृतियां मिली। रूनिक प्रतीक, अनुष्ठानिक वस्तुओं के अवशेष और स्पष्ट रूप से गूढ़ उद्देश्यों से निर्मित वास्तुशिल्पीय तत्व पाए गए। अनुष्ठानों का वर्णन करने वाले कई दस्तावेज गायब हो गए। कुछ नाजियों ने स्वयं नष्ट कर दिए, कुछ गुप्त अभिलेखागार में ले जाए गए। इससे इन दीवारों के भीतर वास्तव में क्या हुआ था, इस बारे में और भी अफवाहें और अटकलें लगने लगीं। आज वे वेल्सबर्ग पर्यटकों के लिए खुला है और कोई भी फर्श पर काला सूर्य का प्रतीक देख सकता है। हालांकि रहस्य का भाव अभी भी बना हुआ है। बहुत से प्रश्न अनुत्तरित हैं। क्या ये अनुष्ठान अधिकारियों में विशेषाधिकार की भावना पैदा करने के लिए केवल एक नाटकीय प्रदर्शन थे, या क्या उन्हें सचमुच विश्वास था कि वे दूसरी दुनिया से शक्ति प्राप्त कर सकते हैं? शायद सच्चाई कहीं बीच में है। वे वेल्सबर्ग किले के गुप्त अनुष्ठान नाजी रहस्यवाद की पौराणिक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। ये अनुष्ठान दर्शाते हैं कि रीच का नेतृत्व न केवल एक सैन्य, बल्कि शक्ति, मृत्यु और पूर्वजों के पंथ पर आधारित एक आध्यात्मिक संरचना भी बनाना चाहता था। यही वह बात है
जो वेवेल्सबर्ग को तीसरे रह के सबसे अंधकारमय प्रतीकों में से एक बनाती है। एक ऐसी जगह जहां राजनीति और जादू मिलकर शक्ति के एक ही पंथ में गूंथ गए। ज्योतिष और नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों का उपयोग करना। हालांकि तृतीय रह ने एक वैज्ञानिक राज्य की छवि प्रस्तुत की, लेकिन उसके भीतर गूढ़ विद्या और ज्योतिष के प्रति एक गुप्त आकर्षण था। हेनरिक हिमलर और उनके कुछ करीबी लोगों का मानना था कि सितारों और प्राचीन भविष्यवाणियों का उपयोग करके साम्राज्यों के भाग्य का अनुमान लगाया जा सकता है और यहां तक कि उसे बदला भी जा सकता है। ऐसी प्रेरणा के प्रमुख स्रोतों में से एक 16वीं शताब्दी के फ्रांसीसी दृष्टा माइकल नोस्ट्राडेमस के ग्रंथ थे, जिनकी रहस्यमयी चौपाइयों की व्याख्या भविष्य के युद्धों और साम्राज्यों के पतन की भविष्यवाणियों के रूप में की गई थी। नास्त्रेदमस में रुचि 1920 के दशक में तब पैदा हुई जब जर्मनी में उनकी पुस्तकों का सक्रिय रूप से पुनर्प्रकाशन शुरू हुआ। हिटलर के सत्ता में आने के बाद ज्योतिष ने विशेष महत्व प्राप्त कर लिया। इसे रीच के पूर्व निर्धारित मिशन में विश्वास को मजबूत करने के एक साधन के रूप में देखा जाने लगा। प्रेस में ऐसे लेख छपे जिनमें दावा किया गया कि नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां कथित तौर पर पश्चिम के एक महान नेता की ओर इशारा करती हैं, जो आर्यों को प्रभुत्व की ओर ले जाएगा। इन व्याख्याओं ने जनता को यह एहसास दिलाया कि घटनाएं भाग्य के अनुसार घटित हो रही हैं। नाजी प्रचार में विशेषज्ञ ज्योतिषियों और तंत्र मंत्रियों का इस्तेमाल किया जाता था। उनमें से एक थे कार्ल अर्नस्ट क्राफ्ट, जो प्रसिद्ध स्विस ज्योतिषी कार्ल क्रॉस के शिष्य थे। क्राफ्ट ने ब्रिटेन पर बमबारी और यहां तक कि हिटलर पर हत्या के प्रयास की कथित भविष्यवाणी करके कुख्याति प्राप्त की। उनकी भविष्यवाणियों ने नेतृत्व का ध्यान आकर्षित किया और कुछ समय के लिए उन्होंने अभिजात वर्ग का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि बाद में उन्हें रीच के दुश्मनों से संबंधों के संदेह में गिरफ्तार कर लिया गया। सूचना युद्ध में ज्योतिष ने विशेष भूमिका निभाई। जब जर्मनी ने फ्रांस और इंग्लैंड के खिलाफ अभियान शुरू किया तो ज्योतिषीय मोर्चा तैनात किया गया। प्रचार मंत्रालय ने विशेषज्ञों को नास्त्रेदमस के ग्रंथों का उपयोग करके दुश्मन आबादी में पर्चे बांटने का काम सौंपा। इन पर्चों में दावा किया गया था कि महान दृष्टा ने फ्रांस की हार और ब्रिटिश साम्राज्य के पतन की भविष्यवाणी की थी। इन ग्रंथों को प्राचीन भविष्यवाणियों के रूप में प्रस्तुत किया गया था और इनका उद्देश्य दुश्मन के मनोबल को कमजोर करना था, क्योंकि उनमें यह विचार भर दिया गया था कि प्रतिरोध व्यर्थ है क्योंकि यह तारों में लिखा हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि मित्र राष्ट्रों ने तुरंत ही दर्पण पूर्व प्रतिबिंब विधियों का इस्तेमाल करके जवाब दिया। लंदन में ज्योतिषियों और विश्लेषकों ने भी काम किया, नास्त्रेदमस की नकली चौपाइयों का निर्माण किया और उनकी व्याख्या लोकतांत्रिक देशों की जीत के पक्ष में की। इस प्रकार दोनों पक्षों ने प्राचीन ग्रंथ को मनोवैज्ञानिक युद्ध के हथियार में बदल दिया, जिसमें रहस्यवाद को प्रचार के साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया। ऐसा नहीं है कि सभी नाजी नेता ज्योतिष में समान रूप से विश्वास करते थे। हिटलर का इसके प्रति रवैया अस्पष्ट था। एक ओर वह भविष्यवाणियों से परिचित था, लेकिन दूसरी ओर वह ऐसे विषयों पर खुली चर्चा से घृणा करता था। हालांकि हेनरिक हिमलर, रुडोल्फ हेस और उनके कुछ साथी गूढ़ विद्या में गहरी रुचि रखते थे। अपनी विलक्षणता के लिए जाने जाने वाले हेस निर्णय लेने से पहले निजी ज्योतिषियों से भी सलाह लेते थे। कुछ वृत्तांतों के अनुसार 1941 में उनकी इंग्लैंड की प्रसिद्ध उड़ान ज्योतिषीय गणनाओं से प्रेरित थी, जो भाग्य के पलटने का वादा करती थी। हेस के मिशन की विफलता के बाद रीच के शीर्ष पर ज्योतिष के प्रति दृष्टिकोण बदल गया। हिटलर ने तांत्रिकों के विरुद्ध अभियान का आदेश दिया। ज्योतिषियों, माध्यमों और भविष्यवक्ताओं की गिरफ्तारी का एक व्यापक अभियान। फिर भी प्रतिबंध के बावजूद भविष्यवाणियों में गुप्त रुचि कम नहीं हुई। हिमलर ने उनमें उत्तर खोजना जारी रखा और एसेस के लिए अपना स्वयं का ज्योतिष विद्यालय बनाने पर भी विचार किया।
जहां तक नास्त्रेदमस की बात है, युद्ध के अंत तक उनका व्यक्तित्व ध्यान का केंद्र बना रहा। नाजी जर्मनी और उसके शत्रुओं दोनों ही देशों में उनकी वृत्तांतों की व्याख्या होती रही। कुछ लोगों के लिए वे एक भविष्यवक्ता थे जो विपत्तियों की भविष्यवाणी करते थे। दूसरों के लिए वे केवल एक सुविधाजनक उपकरण थे जिनके पाठों की व्याख्या समय के अनुकूल किसी भी तरह से की जा सकती थी। इन भविष्यवाणियों का वास्तविक घटनाओं पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका आकलन करना मुश्किल है, लेकिन यह स्पष्ट है कि पूर्व नियति और रहस्यमय नियति में विश्वास ने रीच के नेताओं के मनोविज्ञान को आकार देने में भूमिका निभाई और इसे एक शक्तिशाली प्रचार उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया गया। इस प्रकार तृतीय रह में ज्योतिष और नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों का प्रयोग यह दर्शाता है कि कैसे राजनेता प्राचीन रहस्यवादी ग्रंथों को हथियार बना सकते हैं। यह केवल लोक कथाओं में रुचि का मामला नहीं था, बल्कि युद्ध को नियति की भावना से जोड़ने का एक सचेत प्रयास था, जिससे लोगों में यह विचार भर गया कि उनके संघर्ष और कष्ट लंबे समय से सितारों में लिखे हुए हैं। हेनरिक हिमलर का रहस्यवाद और गुप्त आदेशों में उनकी रुचि। तीसरे रह के सभी नेताओं में हेनरिक हिमलर रहस्यवाद, तांत्रिक प्रथाओं और गुप्त समाजों के प्रति अपने सबसे बड़े जुनून के लिए जाने जाते थे। जहां हिटलर पौराणिक कथाओं को राजनीतिक प्रचार का साधन बनाना चाहता था, वहीं हिमलर इसे व्यक्तिगत, आध्यात्मिक और पवित्र मानते थे। वह खुद को केवल एक राजनेता या सैन्य नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक तरह के ऑर्डर के ग्रैंड मास्टर के रूप में देखते थे, जिसका मिशन प्राचीन परंपराओं को पुनर्जीवित करना और एसएस को एक नए शूरवीर पंथ में बदलना था। अपनी युवावस्था से ही हिमलर इतिहास, खासकर मध्ययुगीन शूरवीरों के आदेशों के प्रति आकर्षित थे। वे टेम्पलर्स और ट्यूटनिक ऑर्डर के प्रशंसक थे, जिन्हें वे अनुशासन, निष्ठा और आध्यात्मिक श्रेष्ठता के आदर्श मानते थे। समय के साथ यह आकर्षण एक जुनून में बदल गया। वे एक ऐसी व्यवस्था को फिर से स्थापित करना चाहते थे जिसमें एसएस अधिकारी केवल सैनिक न हो, बल्कि गुप्त ज्ञान के रक्षक हो, एक चुनी हुई जाति जो दुनिया के भविष्य पर शासन करने के लिए नियत हो। यह कोई संयोग नहीं है कि वेवेल्सबर्ग किला उनकी केंद्रीय परियोजना बन गया। यहीं हिमलर ने नए एसएस ऑर्डर का प्रतीकात्मक केंद्र बनाया। ब्लैक सन के प्रतीक वाले हॉल में उनका इरादा 12 सर्वोच्च शूरवीरों, एसएस के नेताओं की बैठकें आयोजित करने का था, और उन्होंने खुद को टेम्पलर्स के नेता की तरह एक ग्रैंड मास्टर के रूप में देखा। उनके लिए इतिहास केवल अतीत नहीं था, यह शक्ति का एक स्रोत था जिसे अनुष्ठानों और प्रतीकों के माध्यम से जीवंत किया जा सकता था। हिमलर ने विज्ञान, पुरातत्व और रहस्यवाद को एक साथ लाने का प्रयास किया। वे अहनेरबे के प्रमुख संरक्षक बने, जिसने आर्यन विरासत के प्रमाणों की खोज में अभियान भेजे। लेकिन इन अभियानों के वैज्ञानिक आवरण के पीछे उनका व्यक्तिगत विश्वास छिपा था कि प्राचीन कलाकृतियां और पवित्र ग्रंथ जर्मनी को विशेष शक्ति प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने शंभाला, अटलांटिस और ग्रेल की किंवदंतियों की पुष्टि की, यह मानते हुए कि वे मिथक नहीं, बल्कि प्राचीन ज्ञान के ठोस प्रमाण हैं। हिमलर की रहस्यवाद में रुचि रोजमर्रा की जिंदगी में भी प्रकट हुई। उन्हें पूरा विश्वास था कि रूणों में जादुई ऊर्जा होती है। एसएस प्रतीकवाद में उनके द्वारा चुने गए रूनिक चिन्ह शामिल थे। प्रत्येक रून का एक पवित्र अर्थ था। सिएग विजय का प्रतीक था, ओडल विरासत का प्रतीक था और तिर शक्ति और युद्ध का प्रतीक था। ये चिन्ह न केवल प्रचार का माध्यम थे, बल्कि उनके अनुसार प्राचीन ऊर्जा की कुंजी के रूप में भी काम करते थे। हिमलर पुनर्जन्म के विचार में भी रुचि रखते थे। उनका मानना था कि मानव आत्माएं सदियों से एक दूसरे में विचरण करती रहती हैं, और वे स्वयं को एक प्राचीन जर्मन नेता का पुनर्जन्म मानते थे। उनके समकालीनों ने बताया कि वे पिछले जन्मों के बारे में ऐसे बात करते थे मानो उन्हें सचमुच बीते युगों से जुड़ाव महसूस हो रहा हो। आत्माओं के पुनर्जन्म में
इसी विश्वास ने उन्हें एक शाश्वत व्यवस्था की अवधारणा को बल दिया, जिसके सदस्यों को मृत्यु के बाद भी अपना मिशन जारी रखना था। साक्ष्य यह भी बताते हैं कि हिमलर ने एसएस के लिए अपने स्वयं के रीति रिवाज बनाने का प्रयास किया था। उनकी योजनाओं में मूर्ति पूजक शैली के विवाह और अंतिम संस्कार शामिल थे, जिनमें ईसाई परंपराओं के बजाय सूर्य, अग्नि और पृथ्वी के प्रतीकों का उपयोग किया जाता था। वह चाहते थे कि एसएस की नई पीढ़ियों का पालन पोषण पूर्वजों की पूजा और शक्ति के माहौल में हो, जबकि ईसाई धर्म को कमजोर और पराया समझा जाए। कुछ इतिहासकारों का दावा है कि हिमलर ने एसएस पंथ पर आधारित एक नया धर्म बनाने का भी सपना देखा था। इसमें प्राचीन जर्मनिक पौराणिक कथाओं, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के तत्वों और नस्लीय श्रेष्ठता के विचारों का समावेश होता। यह धर्म केवल एक आध्यात्मिक व्यवस्था से कहीं अधिक सामाजिक नियंत्रण का एक साधन होता, जिसमें एसएस अधिकारी, पुजारी और गुप्त ज्ञान के संरक्षक के रूप में कार्य करते। युद्ध के बाद हिमलर की रहस्यमय परियोजनाओं से जुड़े कई दस्तावेज नष्ट हो गए। हालांकि वेवेल्सबर्ग के बचे हुए साक्ष्य और वास्तुशिल्पीय योजनाएं यह स्पष्ट करती हैं कि वह रहस्यवाद को एक खेल नहीं, बल्कि एक वास्तविकता मानते थे। उनके लिए जादू और प्रतीक शक्ति का हिस्सा थे, और एसएस आदेश एक नए पवित्र यूरोप के निर्माण का एक साधन था। हेनरिक हिमलर का रहस्यवाद तीसरे रह के इतिहास के सबसे भयावह पहलुओं में से एक है। यह दर्शाता है कि जर्मनी में राजनीति, विचारधारा और गुप्त विश्वास कितने गहरे रूप से जुड़े हुए थे, और शायद कट्टरता और रहस्यवाद के इसी मिश्रण ने नाजी शासन को वह भयानक ऊर्जा दी जिसने उसे लाखों लोगों को वश में करने और एक ऐसा युद्ध छेड़ने में सक्षम बनाया जिसने करोड़ों लोगों की जान ले ली। अहेननेर्बे ने टेलीपैथी और जादू पर प्रयोग किया। हेनरिक हिमलर की पहल पर स्थापित अहनेर्बे ने आधिकारिक तौर पर खुद को जर्मनिक लोगों के इतिहास और संस्कृति का अध्ययन करने वाले एक शोध संस्थान के रूप में स्थापित किया। लेकिन वैज्ञानिक गतिविधि के इस दिखावे के पीछे एक कहीं अधिक अंधकारमय और रहस्यमय पक्ष छिपा था। अहनेर्बे की दीवारों के भीतर ऐसे प्रयोग किए गए जो आज किसी रहस्य उपन्यास की कथा की तरह लगते हैं। तीसरे रह की जरूरतों के लिए दूर संवेदन, जादुई अनुष्ठानों और अलौकिक शक्तियों का उपयोग करने के प्रयास। हिमलर का सच्चा विश्वास था कि आध्यात्मिक ऊर्जा और छिपी हुई मानवीय क्षमताओं को हथियारों में बदला जा सकता है। गूढ़ विद्या में उनकी रुचि इस विचार से प्रेरित थी कि प्राचीन आर्यों के पास सदियों से खोया हुआ गुप्त ज्ञान था, और एसएस इस ज्ञान को पुनः प्राप्त कर सकते थे और इसका उपयोग दुनिया पर विजय प्राप्त करने के लिए कर सकते थे। यही कारण है कि अहनेर्बे न केवल पुरातात्विक अनुसंधान के लिए, बल्कि विज्ञान और रहस्यवाद के बीच की सीमा पर प्रयोगों के लिए भी एक प्रयोगशाला बन गया। शोध का एक क्षेत्र टेलीपैथी था। प्रयोगशालाओं में प्रयोग किए गए जिनमें माध्यमों या विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मियों ने दूर से विचारों को प्रेषित करने का प्रयास किया। इस बात के प्रमाण हैं कि यातना शिविरों के कैदियों, जिन्हें गिनी पिग के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया गया था, ने इन प्रयोगों में भाग लिया। नाजियों को उम्मीद थी कि टेलीपैथी उन्हें युद्ध के मैदान में सैनिकों को नियंत्रित करने, बिना रेडियो संपर्क के आदेश भेजने या अपने दुश्मनों के मन की बात पढ़ने में सक्षम बनाएगी। ऐसे प्रयोगों की सफलता की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन यह तथ्य कि एक सरकारी एजेंसी ने ऐसे प्रयोगों के लिए संसाधन आवंटित किए, उनके इरादों की गंभीरता को दर्शाता है। जादुई अनुष्ठानों का क्षेत्र भी कम दिलचस्प नहीं था। अहनेर्बे में प्राचीन मंत्रों, प्रतीकों और रूणों के अध्ययन के लिए समर्पित विभाग थे। रूणों को वास्तविकता को प्रभावित करने वाली ऊर्जा की कुंजी माना जाता था। रूणिक जादू का इस्तेमाल एसएस प्रतीकों के निर्माण में, और कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार वेवेल्सबर्ग कैसल में आयोजित गुप्त समारोहों में भी किया जाता था। युद्ध के बाद बचे कुछ दस्तावेजों से संकेत मिलता है कि अहनेर्बे ने जादुई प्रथाओं को वैज्ञानिक विधियों के साथ जोड़ने का प्रयास किया था।
उदाहरण के लिए, अनुष्ठानों में जैव क्षेत्र मापन, सम्मोहन प्रयोग और मनोविकार नाशक पदार्थों का प्रयोग शामिल था। ऐसा माना जाता था कि चेतना की विशेष अवस्थाएं उच्च ऊर्जा या सामूहिक बुद्धि तक पहुंच प्रदान कर सकती हैं। शोध का एक अलग क्षेत्र अन्य शक्तियों से संपर्क करने के तरीकों की खोज से संबंधित था। अभिलेखों में आत्माओं को बुलाने, स्वचालित लेखन पद्धतियों और संदेश प्राप्त करने के लिए माध्यमों के प्रयोगों का उल्लेख है। कुछ संस्करणों का दावा है कि नाजी तांत्रिकों ने प्राचीन आर्य शिक्षकों या यहां तक कि अलौकिक सभ्यताओं से संपर्क करने का प्रयास किया था। ऐसी कहानियां काल्पनिक लग सकती हैं, लेकिन ये आज भी शोधकर्ताओं को उत्साहित करती हैं। एक सिद्धांत यह है कि अहनेरबे में जादुई हथियार बनाने के प्रयोग किए गए थे। इनमें से एक परियोजना तथाकथित साइकोट्रॉनिक फ्रंट थी, जिसमें दुश्मन को प्रभावित करने के लिए सामूहिक ध्यान और अनुष्ठानों का उपयोग करने का प्रस्ताव था। डर, भटकाव या यहां तक कि बीमारी पैदा करना। बेशक इनमें से किसी भी प्रयोग से वास्तविक युद्ध में ठोस परिणाम नहीं मिले, लेकिन यह तथ्य कि ये प्रयोग अस्तित्व में थे, यह दर्शाता है कि नाजी अभिजात वर्ग ऐसे तरीकों को निरर्थक नहीं मानता था। युद्ध के बाद अहनेरबे की कई सामग्रियां मित्र राष्ट्रों के हाथों में चली गईं। कुछ दस्तावेज बिना किसी निशान के गायब हो गए, जिससे यह किंवदंतियां फैल गईं कि अमेरिका और सोवियत संघ ने गुप्त रूप से टेलीपैथी और साइकोट्रॉनिक हथियारों पर शोध जारी रखा था। शीत युद्ध के चरम पर अतीन्द्रिय बोध कार्यक्रम वास्तव में मौजूद थे, जो अप्रत्यक्ष रूप से नाजी विरासत में रुचि की पुष्टि कर सकते हैं। आज अहनेरबे प्रयोगों को विज्ञान, रहस्यवाद और क्रूरता का एक भयावह मिश्रण माना जाता है। कैदी सम्मोहन, सुझाव और विचार हस्तांतरण के प्रयोगों में परीक्षण विषय बन गए। एसएस अधिकारी ऐसे अनुष्ठानों में भाग लेते थे जो वैज्ञानिक अनुसंधान से ज्यादा मूर्ति पूजक रहस्यों की याद दिलाते थे। रीच के नेताओं के लिए यह सब एक ही विचार का हिस्सा था, एक नई दुनिया बनाना, जिसमें जर्मनी के पास न केवल हथियार और सेना होगी, बल्कि आध्यात्मिक श्रेष्ठता भी होगी। टेलीपैथी और जादू में अहनेरबे के प्रयोगों से कभी कोई प्रत्यक्ष परिणाम नहीं निकले, लेकिन वे उस युग की भावना को दर्शाते हैं जब विचारधारा और रहस्यवाद आपस में गूंथे हुए थे और एक भयावह सहजीवन का निर्माण कर रहे थे। इतिहास का यह हिस्सा अभी भी सवाल उठाता है, क्या नाजी सचमुच चेतना के माध्यम से वास्तविकता में हेरफेर की संभावना में विश्वास करते थे, या यह उनके अनुयायियों पर मनोवैज्ञानिक नियंत्रण का एक साधन मात्र था? एक तरह से या किसी अन्य, अहनेरबे इतिहास में न केवल क्रूर प्रयोगों और छद्म विज्ञान के प्रतीक के रूप में नीचे चला गया, बल्कि सबसे अंधेरे परियोजनाओं में से एक के रूप में भी, जहां मानव जीवन अलौकिक शक्ति की खोज के विचार के अधीन था। खोखला पृथ्वी सिद्धांत और नाजी ध्रुवीय अभियान। नाजी जर्मनी में पोषित सबसे काल्पनिक और भयावह विचारों में से एक था खोखली पृथ्वी का सिद्धांत। तीसरे रेह के रहस्यवादी अनुयायियों के लिए यह इतना अजीब नहीं लगा। ऐसा माना जाता था कि ग्रह के भीतर विशाल स्थान मौजूद हैं जहां प्राचीन सभ्यताएं निवास कर सकती हैं, या ऐसा ज्ञान संग्रहित हो सकता है जो इतिहास की दिशा बदल सकता है। हेनरिक हिमलर और अहनेरबे ने इस परिकल्पना को एक कल्पना नहीं, बल्कि आर्य जाति की खोई हुई विरासत को खोजने की कुंजी माना। यह विचार अपने आप में नया नहीं था। 19वीं सदी में ब्रह्म विद्यावादियों और गूढ़ विद्याविदों ने इस पर चर्चा की थी और इसे शंभाला और अग्रथा के मिथकों से जोड़ा था। 20वीं सदी के आरंभ तक यह यूरोपीय गूढ़ विद्याविदों के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय हो गया था। उनका मानना था कि ध्रुव प्राचीन ज्ञान के संरक्षकों द्वारा बसी एक गुप्त दुनिया के प्रवेश द्वार हैं। नाजियों के लिए यह केवल एक शौक से कहीं अधिक था। वे आर्कटिक और अंटार्कटिका में इस बात के प्रमाण खोजने की आशा रखते थे कि जर्मन एक प्राचीन सभ्यता के वंशज थे जो पृथ्वी की गहराइयों में समा गई थी। 1938 में जर्मनी ने श्वाबेन जहाज पर
अंटार्कटिका के लिए एक अभियान का आयोजन किया। इसका आधिकारिक लक्ष्य व्हेलिंग स्टेशनों के लिए क्षेत्रों का पता लगाना और नए भूभागों का मानचित्रण करना था। हालांकि इस बात के प्रमाण मौजूद हैं कि इस अभियान के कुछ छिपे हुए उद्देश्य भी थे। संभावित ठिकानों की खोज और भूमिगत स्थानों के प्रवेश द्वार खोजने की उम्मीद में ग्लेशियरों की खोज। अभियान द्वारा खोजे गए क्षेत्र को न्यू स्वाबिया नाम दिया गया। जर्मन विमानों ने ग्लेशियरों और पर्वत श्रृंखलाओं की तस्वीरें ली और बाद में अफवाहें उड़ी कि इन तस्वीरों में गुफाएं और दरारें थीं जो गहराई में जाने के द्वार जैसी लग रही थीं। इस विचार में रुचि अन्य अहेन निर्भय परियोजनाओं से और भी बढ़ी। अभिलेखों में ऐसे विशेष उपकरणों के विकास के संदर्भ मिलते हैं जिनका उपयोग वायुमंडल के माध्यम से आंतरिक दुनिया के प्रतिबिंबों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता था। वैज्ञानिक समुदाय को यह बेतुका लगा, लेकिन रीच नेतृत्व के लिए यह उन मिथकों को सिद्ध करने का एक और तरीका था जिन पर उनकी विचारधारा आधारित थी। युद्ध के बाद खोखली धरती की किंवदंतियां और भी मजबूत हो गईं। ऐसी धारणाएं उभरी कि जर्मनों ने अंटार्कटिका में एक गुप्त अड्डा बनाने में कामयाबी हासिल कर ली थी, जिसे बेस 211 के नाम से जाना जाता है, और उन्होंने वहां वैज्ञानिक पनडुब्बियां और उपकरण भी पहुंचा दिए थे। 1940 के दशक के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका ने एडमिरल रिचर्ड बर्ड की कमान में एक बड़े पैमाने पर अभियान ऑपरेशन हाईजंप चलाया, जिसका आधिकारिक तौर पर ध्रुवीय जलवायु में प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किया गया था। हालांकि अफवाहों में दावा किया गया कि इस अभियान का उद्देश्य जर्मन दुर्गों की खोज करना था, और कुछ ने तो उड़न डिस्क के साथ मुठभेड़ की भी बात कही। इतिहासकार इन किंवदंतियों को पराजित रीछ के इर्द गिर्द पनपी पौराणिक कथाओं का हिस्सा मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है, जर्मनी ने ध्रुवीय क्षेत्रों में रुचि दिखाई थी और स्वाबिया अभियान वास्तविक था। नाजी अभिजात वर्ग के लिए यह रहस्यों तक पहुंचने का एक तरीका था जिससे उनकी विचारधारा को और भी ज्यादा चयनात्मकता का आभास मिल सकता था। भले ही उन्हें आंतरिक दुनिया तक पहुंचने का कोई रास्ता न मिला हो, लेकिन यह विचार ही दर्शाता है कि तीसरे रह की राजनीतिक और सैन्य परियोजनाओं में रहस्यवाद कितनी गहराई से व्याप्त था। अंटार्कटिका में तीसरे रह के गुप्त ठिकाने। 1930 के दशक के अंत में तृतीय रह ने पृथ्वी के सबसे दूरस्थ और रहस्यमय महाद्वीप अंटार्कटिका में रुचि दिखाई। बाहरी दुनिया के लिए 1938 में श्वाबेन जहाज पर भेजा गया यह अभियान आर्थिक उद्देश्यों वाले एक वैज्ञानिक मिशन के रूप में दिखाई दिया। व्हेलिंग स्टेशनों के लिए स्थलों की खोज, कम खोजे गए क्षेत्रों का मानचित्रण और एक समुद्री शक्ति के रूप में जर्मनी की प्रतिष्ठा को मजबूत करना। हालांकि आधिकारिक रिपोर्टों के पीछे इस कहानी का एक और पहलू छिपा था जो कहीं ज्यादा रहस्यमय और परेशान करने वाला था। एसएस नेतृत्व और अहनेरबे अंटार्कटिका को न केवल बर्फ के एक कठोर रेगिस्तान के रूप में देखते थे, बल्कि प्राचीन किंवदंतियों में वर्णित दुनियाओं के संभावित प्रवेश द्वार के रूप में भी देखते थे। इस अभियान दल ने क्वीन मॉड लैंड के विशाल तटीय क्षेत्र का सर्वेक्षण किया और नए क्षेत्रों का मानचित्रण किया, जिन्हें न्यू स्वाबिया नाम दिया गया। खोजकर्ताओं के साथ गए विमानों ने सैकड़ों हवाई तस्वीरें लीं, जिनमें पहाड़ों, ग्लेशियरों और असामान्य संरचनाओं का दस्तावेजीकरण किया गया, जिनसे बाद में कई किंवदंतियां बनी। बाद में अफवाहें उड़ी कि इन तस्वीरों में बर्फ के ढेरों में गुफाओं और दरारों की तस्वीरें थीं, जो विशाल भूमिगत स्थानों के प्रवेश द्वारों जैसी लग रही थीं। कई लोगों के लिए इस विवरण ने साबित कर दिया कि जर्मन न केवल सुविधाजनक खाड़ियों की तलाश में थे, बल्कि अनजान दुनियाओं के प्रवेश द्वार भी खोज रहे थे। हिमलर और उनके साथियों को पूरा यकीन था कि अंटार्कटिका में प्राचीन सभ्यताओं के निशान या अटलांटिस से बचा हुआ एक अड्डा भी छिपा हो सकता है। उस समय के गुप्त साहित्य में अक्सर बर्फ के नीचे गुप्त शहरों या आंतरिक पृथ्वी तक जाने वाले रास्तों का जिक्र होता था। यही कारण है कि अहनेरबे ने
अंटार्कटिका में दीर्घकालिक अड्डे स्थापित करने की परियोजनाएं विकसित की, जहां वैज्ञानिक अनुसंधान, सैन्य तकनीक और रहस्यमय गतिविधियों को एक साथ जोड़ा जा सके। एक सिद्धांत यह है कि स्वाबिया अभियान ने तथाकथित बेस 211 के निर्माण की नींव रखी। अफवाह यह है कि जर्मनों ने महाद्वीप की गुप्त खाड़ियों में भूमिगत भंडारण सुविधाएं, पनडुब्बी हैंगर और प्रयोगशालाएं बनाईं। किंवदंतियों का दावा है कि अन्य अभियानों से प्राप्त उपकरण, वैज्ञानिक और यहां तक कि दुर्लभ कलाकृतियां भी गुप्त रूप से वहां पहुंचाई जाती थीं। हालांकि यह बात कुछ लोगों को शुद्ध विज्ञान कथा लग सकती है, लेकिन इस सिद्धांत के समर्थक बताते हैं कि जर्मनी के पास वास्तव में लंबी दूरी तक माल परिवहन करने की तकनीक थी और वह ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी आश्रय स्थल बना सकता था। युद्ध के बाद इस कहानी में और भी रहस्य जुड़ गए। 1947 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने एडमिरल रिचर्ड बर्ड की कमान में ऑपरेशन हाई जंप नामक एक विशाल अभियान शुरू किया। आधिकारिक तौर पर इसे ध्रुवीय सर्दियों की परिस्थितियों से निपटने के लिए एक नौसैनिक अभ्यास के रूप में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन इसके पैमाने और बेड़े की संरचना ने कई लोगों को इस संस्करण पर संदेह करने पर मजबूर कर दिया। इस अभियान में एक विमानवाहक पोत सहित दर्जनों जहाज और हजारों लोग शामिल थे। यह किसी वैज्ञानिक मिशन की बजाय एक सैन्य अभियान जैसा लग रहा था। बाद में षड्यंत्र सिद्धांतकारों ने दावा किया कि हाईजंप का असली उद्देश्य न्यू स्वाबिया में जर्मन ठिकानों की अफवाहों की पुष्टि करना था। अमेरिकी जहाजों के असामान्य ताकतों से टकराने की कहानियां षड्यंत्र के सिद्धांतों के शस्त्रागार का हिस्सा बन गईं। कुछ लोगों ने दावा किया कि बेड़े का सामना नाजियों द्वारा अज्ञात तकनीक से बनाए गए उड़न डिस्क से हुआ और उन्हें भारी नुकसान हुआ, जिसके बाद अभियान अचानक रद्द कर दिया गया। एडमिरल बर्ड ने एक साक्षात्कार में वास्तव में दक्षिणी ध्रुव से खतरे का उल्लेख किया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका पर अपेक्षा से पहले हमला कर सकता था। ये शब्द अंटार्कटिका में रीच के अंतिम गढ़ की पौराणिक कथाओं का आधार बने। बेस 211 के अस्तित्व का कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन अंटार्कटिका में जर्मनी की रुचि निर्विवाद है। श्वाबेन अभियान ने हजारों तस्वीरें, विस्तृत नक्शे और रिपोर्टें छोड़ी थीं। युद्ध के बाद इनमें से कुछ सामग्रियां गायब हो गईं और कुछ तक पहुंच प्रतिबंधित कर दी गई। इसी स्पष्टता की कमी ने एक रहस्यमयी वातावरण पैदा किया जो आज भी कायम है। आधुनिक शोधकर्ता बताते हैं कि रीच के लिए अंटार्कटिका का व्यावहारिक उपयोग रणनीतिक आपूर्ति केंद्रों और परीक्षण स्थलों का निर्माण रहा होगा, लेकिन अहनेरबे के रहस्यवादियों और विचारकों के लिए यह इससे कहीं बढ़कर था। दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार। उनकी कल्पना थी कि बर्फ के नीचे प्राचीन आर्य सभ्यता के प्रमाण, अटलांटिस के निशान या यहां तक कि रहस्यमय ज्ञान के संरक्षकों द्वारा बसाई गई भूमिगत दुनियाओं के प्रवेश द्वार छिपे हो सकते हैं। दशकों बाद भी गुप्त रीच ठिकानों की किंवदंतियां कल्पना को झकझोरती रहती हैं। कुछ लोग इन्हें पागल जुनून का प्रतीक मानते हैं, तो कुछ इतिहास के भूले बिसरे अध्यायों का संभावित संकेत। नाजियों ने भले ही अंटार्कटिका में पैर जमाने की सचमुच कोशिश की हो, लेकिन उनके प्रयासों की असली सीमा अभी भी अज्ञात है। बर्फ मजबूती से अपने रहस्यों की रक्षा करती है और बेस 211 का मिथक किताबों, फिल्मों और विज्ञान कथाओं में जिंदा है, जिससे अंटार्कटिका पृथ्वी के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक बन गया है। एसएस का तिब्बती लामाओं और तंत्र मंत्रियों से संपर्क। तृतीय रह का इतिहास उसके नेताओं द्वारा प्राचीन पूर्वी ज्ञान के वाहकों के साथ संपर्क स्थापित करने के प्रयासों से चिह्नित है। सबसे रहस्यमय घटनाओं में से एक एसएस का तिब्बती लामाओं और गुप्त विद्यालयों के प्रतिनिधियों के साथ संपर्क है, जो 1930 के दशक के उत्तरार्ध में हुआ था और कई रहस्यों को अनुत्तरित छोड़ गया। रीच नेतृत्व के लिए तिब्बत सिर्फ एक सुदूर और अलग थलग इलाका नहीं था, बल्कि शंभाला, अग्रथा और अन्य गुप्त लोकों के मिथकों से जुड़े पवित्र ज्ञान का एक सच्चा भंडार था। हेनरिक हिमलर,
जो गूढ़ विद्या में गहरे रुचि रखते थे, मानते थे कि तिब्बती भिक्षुओं के पास ज्ञान की वह कुंजी है जो जर्मनी को विश्व प्रभुत्व की उसकी खोज में मदद करेगी। 1938 में आहनेरबे द्वारा आयोजित तिब्बत अभियान इसी रुचि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति था। औपचारिक रूप से इसके वैज्ञानिक लक्ष्य थे उस क्षेत्र की वनस्पतियों, जीव जंतुओं, मानव विज्ञान और भूगोल का अध्ययन। वास्तव में एसएस अधिकारी आध्यात्मिक गुरुओं से सीधा संपर्क स्थापित करना चाहते थे, जिन्हें वे मानव जगत और उच्च शक्तियों के बीच मध्यस्थ मानते थे। जर्मन शोधकर्ता लामाओं से मिलते थे, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करते थे, धार्मिक समारोहों में भाग लेते थे और उन प्रथाओं के तत्वों को अपनाने का प्रयास करते थे जो उनके अनुसार रीच की आंतरिक शक्ति को मजबूत कर सकें। इस बात के प्रमाण हैं कि तिब्बती लामा जर्मनों के साथ न केवल सांस्कृतिक ज्ञान साझा करते थे, बल्कि गुप्त भूमियों और महान गुरुओं की किंवदंतियां भी साझा करते थे। शंभाला, वह रहस्यमय राज्य जहां ज्ञान और शक्ति के संरक्षक निवास करते हैं, का विशेष रूप से अक्सर उल्लेख किया जाता था। तिब्बतियों के लिए इस किंवदंती का आध्यात्मिक महत्व था जो आंतरिक विकास से जुड़ा था, लेकिन नाजियों ने इसकी अलग व्याख्या की। उन्होंने इसे एक वास्तविक स्थान के संदर्भ के रूप में देखा जहां ऊर्जा का कोई स्रोत या कोई प्राचीन सभ्यता जो उनकी आर्य विरासत की अवधारणा से जुड़ी हो स्थित हो सकती है। अभियान द्वारा ली गई तस्वीरों में एसएस अधिकारियों को तिब्बती लामाओं के साथ दिखाया गया था। ये तस्वीरें आज लगभग अवास्तविक लगती हैं। काली वर्दी पहने सैनिक और पारंपरिक वस्त्र पहने भिक्षु ल्हासा के मध्य में एक साथ खड़े हैं। ये तस्वीरें राजनीति, तंत्र मंत्र और अध्यात्म के विचित्र और विचलित करने वाले मिलन का प्रतीक बन गईं। इतिहासकार बताते हैं कि तिब्बत में अपने प्रवास के दौरान जर्मनों ने न केवल वैज्ञानिक संग्रह एकत्र किए, बल्कि ऐसे अवशेष, पुस्तकें और मानचित्र भी एकत्र किए जिनका पवित्र महत्व रहा होगा। इनमें से कुछ सामग्रियां युद्ध के बाद बिना किसी निशान के गायब हो गई, जिससे रीच में ले जाए गए ज्ञान के बारे में नई किंवदंतियां प्रचलित हुईं। षड्यंत्र के सिद्धांतों का दावा है कि कुछ लामा कथित तौर पर जर्मनों के साथ सहयोग करने के लिए सहमत हुए, क्योंकि वे उन्हें इस क्षेत्र में ब्रिटिश प्रभाव के विरुद्ध सहयोगी मानते थे। इन अफवाहों के अनुसार भिक्षुओं ने ध्यान साधना, आंतरिक ऊर्जा पर ग्रंथ और पाताल लोक की किंवदंतियां साझा की। युद्ध के बाद खंडहर हो चुके बर्लिन में एसएस वर्दी पहने तिब्बतियों के शव मिलने की कहानियां भी सामने आईं, जिससे उनके घनिष्ठ संबंधों की पुष्टि होती प्रतीत हुई। ये कहानियां अप्रमाणित हैं, लेकिन इनका सामने आना ही दर्शाता है कि पौराणिक कथाएं और इतिहास कितनी गहराई से आपस में गूंथे हुए हैं। तिब्बत और उसके लामाओं में एसएस की रुचि कोई संयोग नहीं थी। 19वीं सदी के उत्तरार्ध से यूरोप के गूढ़ विद्वानों का मानना था कि पूर्व में एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष मौजूद हैं जो आधुनिक मानवता से भी पहले की है। ब्रह्म विद्यावादी, गूढ़विद और शोधकर्ता शंभाला और अग्रथा को वास्तविक स्थान मानते थे और लामाओं को इस ज्ञान के संरक्षक मानते थे। नाजियों ने इस विचार को अपनाया और इसे अपनी विचारधारा में शामिल कर लिया। उनके लिए लामाओं से संपर्क केवल सांस्कृतिक आदान प्रदान नहीं था, बल्कि एक मास्टर रेस और उसकी रहस्यमय उत्पत्ति के बारे में अपने मिथकों की पुष्टि की खोज थी। युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने आहनेरबे अभिलेखों का गहन अध्ययन किया, लेकिन सामग्री का एक बड़ा हिस्सा गायब हो गया। इससे कई सिद्धांत सामने आए। कुछ लोगों ने दावा किया कि जर्मनों ने वास्तव में शंभाला की किंवदंतियों की पुष्टि की थी और तिब्बत से प्राचीन तकनीकों का वर्णन करने वाली पांडुलिपियां ले गए थे। दूसरों का मानना था कि लामाओं के साथ संपर्क विशुद्ध रूप से राजनीतिक प्रकृति के थे और उनमें कोई रहस्यवाद नहीं था। हालांकि यहां तक कि संशयवादी भी मानते हैं कि तिब्बती आध्यात्मिक नेताओं के साथ ऐसे सहयोग का विचार इतना असामान्य लगता है कि इसे महज संयोग नहीं माना जा सकता। आज
इन संपर्कों की कहानी को इस बात का उदाहरण माना जाता है कि कैसे तीसरे रह ने राजनीति, विज्ञान और रहस्यवाद को एक ही परियोजना में मिला दिया। नाजियों के लिए तिब्बत एक ऐसे अप्राप्य रहस्य का प्रतीक बन गया जिसे वे उजागर करना चाहते थे। इस बीच लामाओं ने शायद उन्हें किसी दूर की दुनिया से आए एक और प्रतिनिधि मंडल के रूप में देखा, इस बात से अनजान कि उनकी कहानियों और ग्रंथों का इस्तेमाल रह की वैचारिक मशीन में किया जाएगा। तिब्बती लामाओं और तांत्रिकों के साथ एसएस के संपर्क मिथक और वास्तविकता के बीच की सीमा पर ही बने हुए हैं। हम अभियान की तस्वीरों, रिपोर्टों और निष्कर्षों के बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत कुछ छिपा हुआ है या खो गया है। शायद यही अस्पष्टता ही इस विषय को इतना आकर्षक बनाती है। यह हमें याद दिलाता है कि तीसरे रह का युद्ध केवल युद्ध के मैदान में ही नहीं, बल्कि विचारों, प्रतीकों और रहस्यवाद के क्षेत्र में भी लड़ा गया था। नाजी अभिजात वर्ग के लिए ये हथियार और टैंकों से कम महत्वपूर्ण नहीं थे, और यही कारण है कि तिब्बत और उसके लामाओं में उनकी रुचि द्वितीय विश्व युद्ध के इतिहास के सबसे काले और रहस्यमय अध्यायों में से एक बनी हुई है। अटलांटिस और आर्यन जड़ों की खोज। नाजी अभिजात वर्ग के सबसे जुनूनी विचारों में से एक यह साबित करने की इच्छा थी कि जर्मन राष्ट्र एक प्राचीन सभ्यता का उत्तराधिकारी था जिसके पास श्रेष्ठ ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति थी। इस खोज में अटलांटिस की कथा, प्लेटो द्वारा वर्णित एक पौराणिक महाद्वीप जिसे एक उन्नत संस्कृति का केंद्र बताया गया था जो एक आपदा में लुप्त हो गई, का विशेष स्थान था। हिमलर और अहननेर्बे के लिए अटलांटिस कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक वास्तविक ऐतिहासिक तथ्य था जो आर्यों की उत्पत्ति की व्याख्या करने और श्रेष्ठता की विचारधारा को उचित ठहराने में सक्षम था। नाजी शोधकर्ताओं ने अटलांटिस को श्वेत जाति का पैतृक निवास माना, जो कथित तौर पर महाद्वीप के पतन के बाद मिस्र, भारत, तिब्बत और स्कैंडिनेविया में अपने निशान छोड़ते हुए दुनिया भर में फैल गई। इस अवधारणा में जर्मनों को अटलांटिस के प्रत्यक्ष वंशजों के रूप में चित्रित किया गया था, जिन्हें उनकी आध्यात्मिक शक्ति और प्रभुत्व की इच्छा विरासत में मिली थी। यही कारण है कि अहनेर्बे अभियान पृथ्वी के विभिन्न कोनों में भेजे गए, हिमालय से लेकर उत्तरी यूरोप तक, अंटार्कटिका से लेकर अफ्रीका तक। हर कलाकृति, हर किंवदंती को लुप्त सभ्यता से संबंध के संभावित प्रमाण के रूप में देखा गया। प्राचीन काल के महापाषाण स्मारक विशेष रुचि के थे। दक्षिण अमेरिका के खंडहर, यूरोप के पत्थर के घेरे, मिस्र के पिरामिड और यहां तक कि स्कैंडिनेवियाई गाथाओं को भी अटलांटिस की विरासत माना जाता था। नाजी तांत्रिक इन पत्थरों और ग्रंथों को न केवल अतीत के अवशेष मानते थे, बल्कि प्राचीन ज्ञान के संकेत भी मानते थे, जिनका इस्तेमाल एक नई दुनिया बनाने के लिए किया जा सकता था। ऐसा माना जाता था कि अटलांटिस ने मानवता को उसकी पहली तकनीकें दी और उसके वंशजों ने गुप्त विज्ञानों को संरक्षित किया, जिन तक पहुंच केवल चुनिंदा लोगों को ही दी जानी थी। अटलांटिस का विचार आर्य जड़ों की खोज के साथ गहराई से जुड़ गया। नाजी व्याख्या में आर्य शब्द न केवल एक जातीय समूह, बल्कि उच्च ज्ञान से जुड़े एक आध्यात्मिक समुदाय का भी प्रतीक था। अटलांटिस वासियों को मूल आर्यों के रूप में चित्रित किया गया था, जिनके उज्जवल रूप और ज्ञान को निम्न लोगों से अलग किया गया था। यह पौराणिक कथा रीच की नस्लीय नीतियों को उचित ठहराने का आधार बनी और उन्हें पूर्व नियति के आभा मंडल से भर दिया। अहननेर्बे के भीतर अटलांटिस मिथकों के अध्ययन के लिए समर्पित पूरे विभाग मौजूद थे। उन्होंने प्लेटो के ग्रंथों, माया और इनका किंवदंतियों और डूबी हुई भूमि के बारे में हिंदू महाकाव्यों का संग्रह किया। थुल्ले की भूमि के बारे में उत्तरी किंवदंतियों पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसे अटलांटिस का दूसरा नाम माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि थुल्ले या अटलांटिस से ही मानवता के पहले शिक्षक आए थे। यह विचार बाद में थुल्ले समाज की किंवदंती में विकसित हुआ, जो वास्तव में राष्ट्रीय समाजवाद के वैचारिक स्रोतों में से एक बन गया। कुछ अभियानों ने ठोस भौतिक साक्ष्यों की खोज की। स्कैंडिनेविया में
उन्होंने प्राचीन अभयारण्यों और पत्थर के प्रतीकों की खोज की जो अटलांटिस के उत्तरी मूल का संकेत दे सकते थे। तिब्बत में उन्होंने शंभाला के बारे में किंवदंतियों का अध्ययन किया और उसे डूबे हुए महाद्वीप से जोड़ने का प्रयास किया। अंटार्कटिका अभियान भी आंशिक रूप से इस संभावना से प्रेरित था कि बर्फ के नीचे किसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष छिपे हो सकते हैं। हिमलर के लिए इन सभी खोजों का न केवल वैज्ञानिक बल्कि पवित्र महत्व भी था। उनका मानना था कि अटलांटिस के अवशेषों की खोज से रीच को अपने दिव्य भाग्य का प्रमाण मिलेगा। युद्ध के बाद आहनेरबे के अटलांटिक अनुसंधान से संबंधित कई दस्तावेज गायब हो गए। इससे अनगिनत सिद्धांत उभरे कि जर्मनों ने सिर्फ एक मिथक से कहीं ज्यादा कुछ खोज निकाला था। षड्यंत्र सिद्धांतकारों ने दावा किया कि रीच के अभिलेखागार में डूबी हुई जमीनों के नक्शे और आधुनिक मानवता से लुप्त हो चुकी तकनीकों का विवरण मौजूद था। कुछ का मानना था कि नाजी इस ज्ञान का इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए कर रहे थे, जबकि कुछ का मानना था कि यह एक आध्यात्मिक साधना थी जो चेतना और ऊर्जा के साथ छेड़छाड़ की अनुमति देती थी। हालांकि रहस्यवाद के बिना भी तथ्य यही है। तीसरे रय ने अटलांटिस की कथा को अपनी विचारधारा के एक हिस्से के रूप में सक्रिय रूप से इस्तेमाल किया। इस मिथक ने लोगों में चुने जाने का एहसास जगाया और अभिजात वर्ग को प्राचीन शक्तियों से जुड़ाव का एहसास दिलाया। नाजियों के लिए अटलांटिस अतीत से ज्यादा भविष्य था, एक महान सभ्यता के पुनर्जन्म का प्रतीक जिसके वे खुद को उत्तराधिकारी मानते थे। आज अटलांटिस और तीसरे रह में आर्यों की जड़ों की खोज छद्म विज्ञान, रहस्यवाद और राजनीतिक प्रचार का मिश्रण लगती है, लेकिन यही मिश्रण बेहद कारगर साबित हुआ। इसने प्राचीन कानूनों का हवाला देकर क्रूर फैसलों को और चुने हुए लोगों के भाग्य का हवाला देकर युद्ध को उचित ठहराया। और शायद यही वजह है कि अटलांटिस का मिथक आज भी कायम है, अपने गहरे आकर्षण को बरकरार रखते हुए और यह याद दिलाते हुए कि किंवदंतियां कितनी आसानी से सत्ता का साधन बन सकती हैं। प्राचीन जर्मनिक मिथकों पर आधारित एसएस अनुष्ठान। जब हेनरिक हिमलर ने एसएस की स्थापना की तो वे इसे केवल अनुशासन और आदेशों पर आधारित एक सैन्य संगठन नहीं बनाना चाहते थे। उनका लक्ष्य एसएस को एक नए शूरवीर संगठन में बदलना था जिसमें सैन्य सेवा, रहस्यवाद, पवित्र प्रतीकों और अनुष्ठानों की एक अनूठी प्रणाली के साथ संयुक्त हो। यही कारण है कि एसएस की आंतरिक संस्कृति पारंपरिक ईसाई रीति रिवाजों पर आधारित नहीं थी, बल्कि प्राचीन जर्मनिक मिथकों से प्रेरित होकर पुनर्निर्मित और पुनः आविष्कृत अनुष्ठानों पर आधारित थी। हिमलर का मानना था कि जर्मन राष्ट्र एक अनूठी आध्यात्मिक विरासत का उत्तराधिकारी है जिसका इतिहास प्राचीन जनजातियों के समय से चला आ रहा है, जो देवताओं और प्रकृति की शक्तियों की पूजा करते थे। वह ईसाई धर्म को एक विदेशी तत्व मानते थे जिसने लोगों को कमजोर कर दिया था और उन्हें उनकी असली ताकत से वंचित कर दिया था। इसलिए एसएस के भीतर उन्होंने पारंपरिक धार्मिक प्रथाओं को नए रीति रिवाजों से बदलने की कोशिश की जो मूल आर्य धर्म से जुड़ाव की भावना पैदा करे। जीवन के विभिन्न चरणों से जुड़े समारोहों का एक विशेष स्थान था। उदाहरण के लिए एसएस अधिकारियों को चर्च में नहीं बल्कि एक विशेष मूर्ति पूजक समारोह में विवाह करना अनिवार्य था। विवाह समारोह प्रतीकात्मक हॉल या खुले में होते थे जहां अग्नि, जल और पृथ्वी पवित्र तत्व माने जाते थे। नवविवाहित जोड़े अपनी निष्ठा की शपथ किसी क्रॉस के सामने नहीं बल्कि सौर प्रतीकों और रूणों के सामने लेते थे जिन्हें प्राचीन ऊर्जा की कुंजी माना जाता था। इन संस्कारों का उद्देश्य परिवार को एक नए आर्य राष्ट्र की इकाई के रूप में स्थापित करना था। अंतिम संस्कार की रस्में भी कम महत्वपूर्ण नहीं थीं। वे वेल्सबर्ग में एक तथाकथित मृतकों का हॉल था जहां हिमलर की योजना के अनुसार शहीद एसएस अधिकारियों की अस्थियों से भरे कलश रखे जाने थे। ऐसा माना जाता था कि मृत्यु से उस संप्रदाय से संबंध नहीं टूटता बल्कि वह व्यक्ति को एक शाश्वत योद्धा में बदल देता है जो अपने भाइयों की रक्षा करता रहता है।
अंतिम संस्कार के समय मशालें जलाई जाती थीं। वल्लाह की पौराणिक कथाओं पर आधारित ग्रंथों का पाठ किया जाता था और जीवित और मृत लोगों के बीच आध्यात्मिक बंधन को मजबूत करने के लिए मंत्रोच्चार किया जाता था। मौसमी छुट्टियों का एक विशेष स्थान था। एसएस में संक्रांति और विषु को शक्ति के विशेष दिवस के रूप में मनाया जाता था। ग्रीष्म संक्रांति के दौरान अधिकारी शाश्वत सूर्य और लोगों की जीवन शक्ति के प्रतीक अलाव के साथ समारोहों के लिए एकत्रित होते थे। शीतकालीन संक्रांति को पुनर्जन्म के समय के रूप में देखा जाता था, जब अंधकार प्रकाश में बदल जाता है, और इस छवि का उपयोग रीछ के शाश्वत पुनर्जन्म के प्रतीक के रूप में किया जाता था। ऐसे त्योहारों का उद्देश्य ईसाई क्रिसमस और ईस्टर की जगह लेना और नए आर्य धर्म को मजबूत करना था। रूणों ने सभी अनुष्ठानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये न केवल वर्दी और इमारतों की शोभा बढ़ाते थे, बल्कि जादुई शक्तियों से युक्त पवित्र प्रतीकों के रूप में भी इस्तेमाल किए जाते थे। रूणों को वेदियों पर अंकित किया जाता था, एसएस अंगूठियों को सजाया जाता था और विवाह तथा अंतिम संस्कार समारोहों में इनका प्रयोग होता था। हिमलर का मानना था कि रून प्राचीन जर्मनों की सार्वभौमिक भाषा थी, जो अतीत की ऊर्जाओं तक पहुंच प्रदान करती थी और आदेश को शक्ति के एक पवित्र स्रोत से जोड़ती थी। इन अनुष्ठानों का न केवल रहस्यमय बल्कि मनोवैज्ञानिक महत्व भी था। ये अनुष्ठान एक विशेष विशेषाधिकार का माहौल बनाते थे, जिससे एसएस अधिकारी समाज के बाकी सदस्यों से अलग हो जाते थे। इस संगठन के सदस्यों को लगता था कि वे एक विशेष जाति के हैं, जिनके जीवन और मृत्यु का पवित्र अर्थ था। इससे अनुशासन मजबूत हुआ और एसएस एक ऐसे समुदाय में बदल गया जो केवल आदेशों पर ही आधारित नहीं था, बल्कि एक शाश्वत व्यवस्था से जुड़ाव की गहरी भावना पर आधारित था। युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों को अभिलेखागार में ऐसे दस्तावेज मिले जो एसएस के लिए अनुष्ठानों और समारोहों के एक पूरे समूह के विकास की पुष्टि करते थे। कुछ ग्रंथों में पुनर्लिखित प्राचीन जर्मनिक मिथक और यहां तक कि विशेष रूप से आदेश को ऐतिहासिक गहराई देने के लिए रची गई नई गाथाएं भी शामिल थीं। इनमें से कुछ सामग्रियां गायब हो गईं, जिससे यह अफवाहें फैलने लगीं कि उनमें वास्तविक रहस्यमय प्रथाओं का वर्णन हो सकता है। आज एसएस अनुष्ठानों को नाट्य अनुष्ठानों, वैचारिक प्रचार और गुप्त प्रयोगों का मिश्रण माना जाता है, लेकिन अपने समय में इनका गहरा प्रभाव पड़ा और इसने संघ के भीतर एक अद्वितीय आध्यात्मिक वातावरण को आकार दिया। हिमलर के लिए यह कोई खेल नहीं था, बल्कि एक नए धर्म के निर्माण का प्रयास था, जिसमें प्राचीन जर्मनिक मिथक हजार वर्षीय रैह के निर्माण की नींव बने। ये अनुष्ठान दर्शाते हैं कि तृतीय रैह में राजनीति, विचारधारा और रहस्यवाद कितने गहरे रूप से गूंथे हुए थे। ये एसएस को एक काली व्यवस्था में बदलने की परियोजना का एक अभिन्न अंग थे, जिसकी शक्ति न केवल भौतिक जगत तक, बल्कि प्रतीकों, मिथकों और आध्यात्मिक विश्वासों की दुनिया तक भी फैली हुई थी। और यही बात उन्हें इस बात के सबसे काले उदाहरणों में से एक बनाती है कि कैसे प्राचीन मिथकों का इस्तेमाल आधुनिक शक्तिपंथ बनाने के लिए किया जा सकता है। नूर्नबर्ग परीक्षणों का रहस्य और अहनेरबे के बारे में गुम हुए दस्तावेज। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद दुनिया तीसरे रैह के सभी रहस्यों के उजागर होने का इंतजार कर रही थी। नूर्नबर्ग मुकदमे का उद्देश्य न केवल अपराधियों का मुकदमा था, बल्कि वह क्षण भी था जब मानवता नाजी जर्मनी की सत्ता, अपराधों और गुप्त योजनाओं के तंत्र के बारे में पूरी सच्चाई जान सकेगी। प्रमुख हस्तियां कटघरे में खड़ी थीं और अभिलेखों, रिपोर्टों और गुप्त दस्तावेजों का ढेर मित्र राष्ट्रों के हाथों में आ गया। हालांकि यही वह क्षण था जब सबसे विचलित करने वाले रहस्यों में से एक सामने आया। अहनेरबे से संबंधित सामग्री के एक महत्वपूर्ण हिस्से का गायब होना। हेनरिक हिमलर द्वारा स्थापित इस संगठन को आधिकारिक तौर पर इतिहास और संस्कृति का अध्ययन करने वाले एक शोध संस्थान के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन वास्तव में यह पुरातात्विक अभियानों,
रहस्यमय कलाकृतियों की खोज अहम मानव प्रयोगों और विज्ञान और गुप्त विद्या के सम्मिश्रण वाले अनुसंधान में लगा हुआ था। जब मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी में प्रवेश किया, तो अहनेरबे अभिलेखागार में जानकारी का एक विशाल भंडार मौजूद था। इनमें तिब्बत और अंटार्कटिका के अभियानों का विवरण, शिविरों में प्रयोगों के प्रोटोकॉल, टेलीपैथिक प्रयोगों की रिपोर्ट, प्राचीन रूणों पर शोध और अटलांटिस की किंवदंतियां शामिल थीं। ये दस्तावेज नाजी रहस्यवाद के कई काले पन्नों पर रोशनी डाल सकते थे, लेकिन अभिलेखों का एक बड़ा हिस्सा गायब हो गया। नूर्नबर्ग मुकदमों की तैयारियों के दौरान भी यह स्पष्ट हो गया कि अहनेरबे से जुड़े कई मामले अदालत में पेश नहीं किए गए थे। कुछ दस्तावेजों को युद्ध के अंतिम दिनों की अराजकता में आधिकारिक तौर पर खो जाने की सूची में डाल दिया गया, जबकि अन्य को अति गोपनीय श्रेणी में रखा गया और मित्र देशों की खुफिया एजेंसियों ने उन्हें जब्त कर लिया। परिणाम स्वरूप नूर्नबर्ग मुकदमों ने रीच के गुप्त पक्ष को बमुश्किल ही छुआ और अहनेरबे अन्य आरोपों की छाया में ही रहा। इससे कई सवाल उठे। इतनी महत्वपूर्ण सामग्री क्यों गायब हो गई? क्या नाजियों ने अपने प्रयोगों के निशान छिपाने के लिए इन्हें खुद नष्ट कर दिया था, या मित्र राष्ट्रों ने जानबूझकर इन दस्तावेजों को छिपाया था? एक सिद्धांत यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ की खुफिया एजेंसियों ने अपने शोध के लिए इन अभिलेखों को जब्त कर लिया था। इसके समर्थन में तथ्य मौजूद हैं। शीत युद्ध के दौरान भी अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही टेलीपैथी, साइकोट्रॉनिक हथियारों और मन पर नियंत्रण के अध्ययन के लिए परियोजनाएं चला रहे थे। यह संभव है कि नाजी शोध इन कार्यक्रमों का आधार बने। इस स्थिति को विशेष रूप से रहस्यमय बनाने वाली बात यह है कि अहनेरबे से जुड़े कुछ लोग कठोर दंड से बच गए। कुछ कर्मचारियों को दोषी ठहराया गया, लेकिन कई नए अधिकारियों के अधीन आ गए। प्रयोगों में शामिल वैज्ञानिकों को ऑपरेशन पेपरक्लिप के तहत गुप्त रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका ले जाया गया या सोवियत संघ भेज दिया गया। वहां उन्होंने अपना काम जारी रखा, अब अपने नए आकाओं के नियंत्रण में। इससे इस विचार को बल मिलता है कि मित्र राष्ट्र न केवल दंड देने में, बल्कि नाजी ज्ञान के दोहन में भी रुचि रखते थे। दस्तावेजों के गायब होने से और भी रहस्यमय सिद्धांतों को जन्म मिला। एक के अनुसार आहनेरबे अभिलेखागार में खोजी गई कलाकृतियों के बारे में सामग्री मौजूद थी, संभवतः ग्रेल, स्पीयर ऑफ डेस्टिनी या शंभाला की किंवदंतियों से संबंधित। ये खोजें कथित तौर पर कुछ ऐसी थीं जो मानव इतिहास और धर्म के बारे में हमारी समझ को बदल सकती थी। इसीलिए मित्र राष्ट्रों ने इन्हें जनता से छुपाने का फैसला किया। एक अन्य सिद्धांत यह है कि कुछ दस्तावेज निजी व्यक्तियों के हाथों में पड़ गए और उन्हें गुप्त संग्रहों में रखा गया है, जहां से कभी-कभी संकेत और जानकारी के अंश सामने आते रहते हैं। संशयवादियों का मानना है कि गायब हुए अभिलेखों के रहस्य को सरलता से समझाया जा सकता है। कई दस्तावेज बमबारी के दौरान नष्ट कर दिए गए थे या नाजियों ने अपने अपराधों को छिपाने के लिए खुद जला दिए थे। लेकिन यह तर्क यह समझाने में विफल रहता है कि दशकों बीत जाने के बावजूद कुछ बची हुई सामग्रियां शोधकर्ताओं के लिए बंद क्यों हैं। इस प्रकार नूर्नबर्ग परीक्षणों ने दुनिया को नाजीवाद की भयावहता की एक तस्वीर तो दी, लेकिन इसके सबसे अजीब और भयावह पहलुओं में से एक को छोड़ दिया: गुप्त गतिविधियां और रहस्यमय परियोजनाएं। इन दस्तावेजों के अभाव ने एक शून्य पैदा कर दिया जो मिथकों और षड्यंत्र के सिद्धांतों से भर गया। कुछ लोगों के लिए यह इस बात का प्रमाण है कि मित्र राष्ट्रों ने जानबूझकर खतरनाक जानकारी छुपाई थी। दूसरों के लिए यह इस बात की पुष्टि है कि इन प्रयोगों में कोई वास्तविक परिणाम नहीं थे और इसीलिए अभिलेखों का कोई मूल्य नहीं था। आज लापता आहनेरबे दस्तावेजों का रहस्य अनसुलझा है। शायद एक दिन गुप्त सेवा अभिलेखागार अपने संग्रह खोलेंगे और हमें पता चलेगा कि अति गोपनीय शब्दों के पीछे वास्तव में क्या छिपा था। लेकिन अभी के लिए
यह कहानी एक अनुस्मारक के रूप में काम करती है। 20वीं सदी का सबसे बड़ा मुकदमा, जिसका उद्देश्य सभी अपराधों पर प्रकाश डालना था, एक ऐसी छाया छोड़ गया जिसमें तीसरे रह के सबसे गहरे रहस्य अभी भी छिपे हुए हैं। नाजीवाद के गठन पर गूढ़ समाजों थुल्ले और व्रिल का प्रभाव। तीसरे रह के इतिहास को आमतौर पर एक राजनीतिक और सैन्य घटना के रूप में देखा जाता है, लेकिन इसकी जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी के आरंभ के रहस्यमय और गूढ़ आंदोलनों तक कई गुप्त संगठनों में थुले सोसाइटी और कम प्रसिद्ध लेकिन कम रहस्यमय नहीं, व्रिल सोसाइटी का एक विशेष स्थान था। इन संगठनों ने राष्ट्रीय समाजवाद की वैचारिक नींव को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनकी पौराणिक कथाओं और गुप्त विचारों का भविष्य के रीच के प्रतीकवाद, विचारधारा और पंथ के माहौल पर सीधा प्रभाव पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद म्यूनिक में थुले सोसाइटी की स्थापना हुई। इसके संस्थापक रुडोल्फ वॉन सेबोटेंडोर्फ पूर्वी रहस्यवादी शिक्षाओं, ज्योतिष और नस्लीय श्रेष्ठता के विचारों से बहुत प्रभावित थे। थुले नाम की उत्पत्ति एक पौराणिक उत्तरी द्वीप से हुई है, जिसे प्राचीन लेखक आबाद दुनिया का किनारा मानते थे। जर्मन गूढ़ परंपरा में थुल्ले को आर्य जाति का पैतृक घर, खोए हुए स्वर्ग का प्रतीक और गुप्त शक्तियों का स्रोत माना जाने लगा। समाज के सदस्यों का मानना था कि आध्यात्मिक और शारीरिक श्रेष्ठता रखने वाले जर्मनिक लोगों के पूर्वज थुले से ही आए थे। यह संगठन विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को एक साथ लाता था, कुलीनों और विद्वानों से लेकर पूर्व सैन्य कर्मियों तक। बैठकों में गुप्त अनुष्ठान, रूनिक जादू का अध्ययन और गूढ़ ग्रंथों का पाठ शामिल था। हालांकि थुल्ले सोसाइटी का एक राजनीतिक केंद्र भी था। इसने बवेरिया में कम्युनिस्ट विरोधी और यहूदी विरोधी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया, अर्धसैनिक समूहों का समर्थन किया और यहां तक कि थुले सोसाइटी के निर्माण के आरंभकर्ताओं में से एक भी बना। जर्मन वर्कर्स पार्टी, जो बाद में नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी के रूप में विकसित हुई, थुले सोसाइटी के माध्यम से ही हिटलर के आंदोलन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पहले व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में आए। एक कम झात लेकिन उससे भी ज्यादा रहस्यमय समूह को व्रिल सोसाइटी कहा जाता था। इसका नाम अंग्रेजी लेखक बुल्वर लिटन के उपन्यास द कमिंग रेस से लिया गया है, जिसमें एक गुप्त सभ्यता का वर्णन है जिसमें व्रिल की ऊर्जा है, एक सार्वभौमिक शक्ति जो प्रकृति और विचारों को नियंत्रित करने में सक्षम है। जर्मन तांत्रिकों ने इस उपन्यास को कल्पना नहीं बल्कि वास्तविकता का एक संकेत माना। उनके लिए व्रिल छिपी हुई ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक बन गया, जिसे ध्यान, जादुई अनुष्ठानों और उच्चतर प्राणियों के साथ संपर्क के माध्यम से जोड़ा जा सकता था। 1920 के दशक में व्रिल सोसाइटी के बारे में अफवाहें फैलने लगीं। कहा जाता था कि इसके सदस्य महिला माध्यम थे, जिन्हें प्राचीन सभ्यताओं या यहां तक कि अलौकिक प्राणियों से संदेश प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त थी। किंवदंती के अनुसार उन्होंने अस्पष्ट भाषाओं में ऐसे ग्रंथ लिखे जिनमें उन तकनीकों और ज्ञान का वर्णन था जो कथित तौर पर मानवता से लुप्त हो गए थे। ये संदेश अटलांटिस, थुल्ले या पृथ्वी की आंतरिक दुनिया से जुड़े थे। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यही नाजी उड़न तश्तरी परियोजनाओं और गुप्त ठिकानों की किंवदंतियों का मूल है। थुल्ले और व्रिल समाज न केवल एक साझा गूढ़ वातावरण से बल्कि अपने सदस्यों द्वारा भी जुड़े हुए थे। कुछ शोधकर्ताओं का दावा है कि रुडोल्फ हेस और अल्फ्रेड रोसेनबर्ग सहित राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के भावी नेता थुल्ले की बैठकों में शामिल हुए थे और इसके विचारों से परिचित थे। यहीं पर नस्लीय सिद्धांत, गुप्तवाद और राजनीतिक कट्टरता का संश्लेषण हुआ, जो बाद में रीच की विचारधारा का आधार बना। समाजों द्वारा प्रयुक्त प्रतीकों को सीधे नाजी शस्त्रागार में शामिल कर लिया गया था। उदाहरण के लिए, स्वस्तिक का प्रयोग हिटलर के उदय से बहुत पहले से ही विशेष रूप से गूढ़ समाजों में किया जाता रहा है। थुले संगठन के लिए यह सौर ऊर्जा, घूमते हुए पहिए और आर्य शक्ति का प्रतीक था। जब हिटलर ने इसे
पार्टी का प्राथमिक प्रतीक बनाया, तो उसने प्रभावी रूप से एक ऐसे प्रतीक का राजनीतिकरण कर दिया जिसका रहस्यमय समाजों में पहले से ही पवित्र महत्व था। इन समाजों का चुने जाने के विचार के प्रति दृष्टिकोण भी उतना ही महत्वपूर्ण था। उनके सदस्य स्वयं को विशेष ज्ञान के संरक्षक मानते थे, जो बहुसंख्यकों के लिए दुर्गम था। इसने अभिजात्यवाद का एक ऐसा माहौल बनाया जो बाद में एसएस की संरचना में भी व्याप्त हो गया। हिमलर ने एसएस को एक आदेश के रूप में देखा, योद्धा पुजारियों का एक बंद समुदाय जिसकी शक्ति न केवल हथियारों पर बल्कि एक पवित्र मिशन पर भी आधारित थी। यहां गुप्त समाजों और नाजी अभिजात वर्ग की प्रथाओं के बीच निरंतरता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। युद्ध के बाद थुल्ला और व्रिल से संबंधित कई दस्तावेज नष्ट हो गए या गायब हो गए। इससे अनगिनत अफवाहें और षड्यंत्र के सिद्धांत उभरे। कुछ लोग दावा करते हैं कि ये संस्थाएं केवल रहस्यवादियों के जमावड़े थे, जिनके विचार राजनीतिक प्रचार के लिए सुविधाजनक साबित हुए। दूसरों का मानना है कि प्राचीन कलाकृतियों की खोज, तिब्बत और अंटार्कटिका के अभियानों और व्रिल ऊर्जा पर आधारित नए प्रकार के हथियार बनाने की परियोजनाओं की शुरुआत इन्हीं से हुई थी। आज नाजीवाद के निर्माण पर थुले और व्रिल के प्रभाव का विवादास्पद रूप से मूल्यांकन किया जाता है, लेकिन तथ्य यह है, इन समाजों के विचारों ने रीच के चारों ओर एक रहस्यमय आभा मंडल बनाने में मदद की। उन्होंने विचारधारा को पुरातनता और गहराई का आभास दिया, राजनीति को एक पंथ में और प्रतीकों को जादुई चिन्हों में बदल दिया। रहस्यवाद और कट्टरता के इस मिश्रण ने तीसरे रह के सबसे खतरनाक पहलुओं में से एक को उजागर किया। यह विश्वास कि इतिहास को मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि गुप्त शक्तियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिन तक केवल कुछ चुनिंदा लोगों की ही पहुंच होती है। इस प्रकार थुल्ले और व्रिल समाज जर्मन गुप्त विद्या में एक विचित्र प्रकरण मात्र नहीं बल्कि नाजीवाद के विकास की जमीन बन गए। उनकी पौराणिक कथाएं एक हथियार बन गई, उनके प्रतीक शक्ति के प्रतीक बन गए और उनके विचार क्रूरता का औचित्य बन गए। और यही वह बात है जो उनके प्रभाव को तीसरे रह के इतिहास के सबसे काले और रहस्यमय अध्यायों में से एक बनाती है। एसएस में रूनिक प्रतीकों का उपयोग। तीसरे रह में प्रतीकवाद ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। नाजियों के लिए चिन्ह, प्रतीक और आभूषण केवल सजावट या दृश्य पहचान के साधन नहीं थे, बल्कि विचारधारा और पंथ निर्माण को आकार देने का एक साधन थे। रून, प्राचीन जर्मनिक प्रतीक जिन्हें हेनरिक हिमलर और अहन्नेर्बे पवित्र शक्तियां मानते थे, इन प्रतीकों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण थे। रून एसएस के आंतरिक प्रतीकवाद का आधार बन गए और आदेश की जादुई भाषा में विकसित हुए। रून्स की उत्पत्ति उत्तरी लोगों की प्राचीन वर्णमाला से हुई है और मूल रूप से इनका उपयोग न केवल लेखन के लिए बल्कि जादुई क्रियाओं के लिए भी किया जाता था। प्रत्येक रून की न केवल एक ध्वनि होती थी बल्कि एक प्रतीकात्मक अर्थ भी होता था। यह देवताओं, प्रकृति की शक्तियों, भाग्य और मानवीय गुणों से जुड़ा होता था। 19वीं शताब्दी में रून्स में रुचि रोमांटिक और गुप्तचरों द्वारा पुनर्जीवित हुई, जिन्होंने उन्हें प्राचीन ज्ञान की एक सार्वभौमिक भाषा के रूप में व्याख्यायित करना शुरू किया। इसी सांस्कृतिक संदर्भ से नाजियों ने रूनिक प्रतीकवाद को उधार लिया और इसे अपनी वैचारिक प्रणाली का हिस्सा बना लिया। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण एसएस प्रतीक में प्रयुक्त 2 सीग रून थे। ये बिजली के बोल्ट विजय और शक्ति के प्रतीक थे। हिमलर की नजर में ये सिर्फ शैलीगत अक्षर नहीं थे बल्कि एक जादुई चिन्ह थे जो संगठन को ऊर्जा के प्राचीन स्रोतों से जोड़ते थे। एसएस सदस्य इन्हें अपने कॉलर टैब और अंगूठियों पर पहनते थे, जो चुने हुए भाईचारे में उनकी सदस्यता का प्रतीक थे। दोहरा ऋण अभिजात वर्ग का प्रतीक बन गया, जो खुद को विशेष ज्ञान और शक्ति का संरक्षक मानते थे। एक और महत्वपूर्ण ऋण ओडल था, जिसे पूंछ वाले समचतुर्भुज के रूप में दर्शाया गया था। यह विरासत, वंश और भूमि का प्रतीक था। नाजी विचारधारा में यह एक प्रमुख अवधारणा थी।
एसएस अधिकारियों को स्वयं को आर्यन विरासत के रक्षक के रूप में देखना था, जो रक्त और मिट्टी से जुड़ी थी। इस ऋण का उपयोग हथियारों के कोट, दस्तावेजों और यहां तक कि वास्तुकला में भी किया जाता था, जो लोगों के अपने पूर्वजों से जुड़ाव के विचार पर जोर देता था। ऊपर की ओर इशारा करते हुए, एक तीर को दर्शाते हुए, थिर ऋण शक्ति, युद्ध और विजय की चाहत का प्रतीक था। इसका प्रयोग अक्सर बैनरों और स्मारकों पर किया जाता था। हिमलर और उनके साथियों की नजर में यह एक ऐसे योद्धा का प्रतीक था जो किसी महान उद्देश्य के लिए खुद को बलिदान करने को तैयार था। हगल ऋण का और भी रहस्यमय महत्व था। यह भाग्य और ब्रह्मांडीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता था। कुछ ऐसे अनुष्ठानों में इसे व्यवस्था की अखंडता और रहस्यमय एकता के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ऐसा माना जाता था कि यह ऋण ब्रह्मांड की गुप्त व्यवस्था का प्रतीक है, जिसकी हर ऐसे सदस्य को आकांक्षा करनी चाहिए। यह ऋण का भी एक विशेष स्थान था, जो फसल और शाश्वत नवीनीकरण का प्रतीक था। इसका उपयोग एसएस अधिकारियों के विवाह समारोहों में वंश की निरंतरता और राष्ट्र की मजबूती के प्रतीक के रूप में किया जाता था। इस प्रकार रूणिक प्रतीकों को व्यक्ति के जीवन के विभिन्न चरणों में शामिल किया गया, जिससे उनकी व्यक्तिगत घटनाएं रीच की पौराणिक परियोजना का हिस्सा बन गई। एसएस धार्मिक वस्तुओं में रूणों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता था। हर अधिकारी को एक अंगूठी मिलती थी, जिसे डेथ्स हेड रिंग कहा जाता था। यह एक खोपड़ी और क्रॉसबोन से सजी होती थी, लेकिन इसमें रूणिक प्रतीक भी होते थे। हिमलर ने खुद ये अंगूठियां भेंट की, जिससे ये ऑर्डर के साथ उनके रहस्यमय संबंध का प्रतीक बन गई। मालिक की मृत्यु के बाद अंगूठी को वेवेल्सबर्ग कैसल में वापस कर दिया जाना था, जहां इसे पवित्र विरासत के हिस्से के रूप में रखा गया था। इस प्रकार रूणिक प्रतीक पूर्वजों की पूजा और शाश्वत स्मृति का एक अभिन्न अंग बन गए। वास्तुकला में भी रूणों का इस्तेमाल किया जाता था। वेवेल्सबर्ग किले की दीवारों पर, अनुष्ठान और सभा कक्षों में और आंतरिक सज्जा में भी रूणिक प्रतीक देखे जा सकते थे। इसका उद्देश्य अधिकारियों को यह याद दिलाना था कि वे एक प्राचीन शक्ति से जुड़े पवित्र स्थान में हैं। यहां तक कि फर्नीचर और हथियारों पर भी कभी-कभी रूनिक रूपांकनों का इस्तेमाल होता था, जो रोजमर्रा की वस्तुओं को जादुई कलाकृतियों में बदल देते थे। इन सभी प्रतीकों ने एसएस के अनूठे माहौल को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। रून्स ने अधिकारियों को एक प्राचीन आदेश से जुड़े होने का एहसास दिलाया, जिसकी जड़ें पौराणिक अतीत में जाती हैं। चुने जाने और एक पवित्र मिशन होने के इस एहसास ने उनकी निष्ठा और अनुशासन को मजबूत किया। अंततः रूणिक प्रतीकवाद सिर्फ एक सजावटी तत्व से बढ़कर मनोवैज्ञानिक प्रभाव और वैचारिक नियंत्रण का एक साधन बन गया। युद्ध के बाद एसएस रूणों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और जर्मनी में सार्वजनिक रूप से उनका इस्तेमाल एक आपराधिक अपराध बन गया। हालांकि उनमें रुचि कम नहीं हुई है। इसके विपरीत नवमूर्ति पूजक और नवनाजी समूहों में उनका इस्तेमाल गुप्त शक्ति के प्रतीक के रूप में जारी है। आधुनिक संदर्भ में यह उनके भयावह आभा मंडल को और बढ़ाता है, उन्हें इतिहास और रहस्यवाद से भरे प्रतीकों में बदल देता है। इस प्रकार एसएस में रूनिक प्रतीकों का प्रयोग दर्शाता है कि नाजियों ने पौराणिक कथाओं को वास्तविक दुनिया की राजनीति और सैन्य अभ्यास में कितनी गहराई से समाहित किया था। हिमलर के लिए रूनिक केवल पुरातन प्रतीक नहीं थे, बल्कि रीच के लिए एक नया धर्म बनाने का एक साधन थे। उन्होंने अतीत को वर्तमान से जोड़ा, एसएस अधिकारियों को एक ही समय में पुजारियों और योद्धाओं में बदल दिया। और यही कारण है कि रूनिक प्रतीकवाद तीसरे रैह की सबसे काली विरासतों में से एक बना हुआ है, जहां जादू और कट्टरता एक ही पंथ में विलीन हो गए। नाजी यूएफओ की किंवदंतियां नाजी जर्मनी से जुड़ी सबसे स्थायी और रहस्यमयी कहानियों में से एक यह कहानी है कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम वर्षों में रीच ने कथित तौर पर आधुनिक उड़न तश्तरियों की याद दिलाने वाली गुप्त उड़ान मशीनें विकसित की थीं।
ये कहानियां सैन्य विमानों के तकनीकी प्रयोगों से जुड़े वास्तविक तथ्यों को काल्पनिक तत्वों के साथ जोड़ती हैं, जो उन्हें रहस्य का आभास देते हैं। कुछ लोगों के लिए यह एक षड्यंत्र सिद्धांत से ज्यादा कुछ नहीं है। दूसरों के लिए यह दुर्गम अभिलेखों में छिपी एक वास्तविकता का संकेत है। यह किंवदंती जर्मनी की तकनीकी श्रेष्ठता की खोज में निहित है। नाजी अभिजात वर्ग यह समझता था कि युद्ध केवल सैनिकों की संख्या से ही नहीं, बल्कि हथियारों की गुणवत्ता से भी जीता जा सकता है। यही कारण है कि रीच ने मिसाइल और विमान परियोजनाओं, जैसे प्रसिद्ध बैलिस्टिक मिसाइल और जेट लड़ाकू विमानों, पर सक्रिय रूप से काम किया। इन विकासों ने प्रदर्शित किया कि जर्मन इंजीनियर अपने समय से पहले हथियार बनाने में सक्षम थे। ऐसी उपलब्धियों की पृष्ठभूमि में उड़न तश्तरियों का विचार कम अवास्तविक लगता था। नाजी यूएफओ की किंवदंतियों में अक्सर हॉनेबू और व्रिल नामक परियोजनाओं का जिक्र होता है। कहानियों के अनुसार गुप्त एसएस प्रयोगशालाएं डिस्क के आकार के ऐसे यान विकसित कर रही थीं जो सीधे उड़ान भर सकें, मंडरा सकें और अविश्वसनीय गति प्राप्त कर सकें। ये मशीनें कथित तौर पर व्रिल सोसाइटी के ग्रंथों से प्रेरित थीं, जो एक गूढ़ समूह था जिसका दावा था कि मानवता व्रिल की ब्रह्मांडीय ऊर्जा का दोहन कर सकती है। इन संस्करणों के अनुसार जर्मन इंजीनियर इस विचार को एक व्यावहारिक तकनीकी परियोजना में बदलने का प्रयास कर रहे थे। षड्यंत्र के सिद्धांतों के अनुसार पहले प्रोटोटाइप 1940 के दशक की शुरुआत में बनाए गए थे और चेक गणराज्य और पोलैंड के गुप्त ठिकानों पर उनका परीक्षण किया गया था। ये विमान डिस्क के आकार के थे, जिनका व्यास कई दर्जन मीटर था, जिनमें एक केंद्रीय कॉकपिट और घूमने वाले टरबाइनों की एक प्रणाली थी। कुछ विवरणों में दावा किया गया है कि ऐसे विमानों को प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा था, जिन्होंने आकाश में मंडराती और पारंपरिक विमानों के लिए असामान्य प्रक्षेप पथ पर गति करती अजीब वस्तुओं का वर्णन किया था। हॉनेबू 2 परियोजना की कहानी विशेष रूप से प्रसिद्ध थी। एक ऐसी डिस्क जो कथित तौर पर कई हजार किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंच सकती थी और 20 किलोमीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई तक उठ सकती थी। ये विशेषताएं अपने समय के लिए अविश्वसनीय लगती थीं, लेकिन यही इस किंवदंती का आकर्षण था। अगर रीच ऐसा हथियार बनाने में सफल हो जाता, तो यह युद्ध का परिणाम बदल सकता था। जर्मनी की हार के बाद नाजी उड़न तश्तरियों की अफवाहें और तेज हो गईं। ये अफवाहें कुछ जर्मन इंजीनियरों के लापता होने से जुड़ी थीं, जो संभवतः संयुक्त राज्य अमेरिका या सोवियत संघ में पहुंच गए थे। ऑपरेशन पेपरक्लिप के तहत अमेरिकियों ने रॉकेट और विमानन तकनीक पर काम कर रहे सैकड़ों जर्मन विशेषज्ञों को वहां से निकाला। सोवियत संघ को भी उनके कुछ विकास कार्यों तक पहुंच प्राप्त हुई। इससे यह सिद्धांत बना कि जर्मन तकनीक ने ही पहली सोवियत और अमेरिकी अंतरिक्ष और विमानन परियोजनाओं का आधार बनाया। कुछ शोधकर्ता एक संयोग की ओर इशारा करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में यूएफओ देखे जाने की व्यापक रिपोर्टें 1940 के दशक के अंत में युद्ध की समाप्ति और जर्मन इंजीनियरों के निष्कासन के तुरंत बाद शुरू हुई। इस सिद्धांत के समर्थकों के लिए यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ये तश्तरियां विदेशी नहीं, बल्कि नाजी मूल की थीं। इन कहानियों में अंटार्कटिका का एक विशेष स्थान है, बेस 211, और जर्मनों द्वारा वहां अपनी डिस्क के लिए एक आश्रय स्थल बनाने की किंवदंतियां रीच के अंतिम गढ़ की कहानियों से जुड़ी हुई है। इन संस्करणों के अनुसार कुछ उपकरणों को उनके इंजीनियरों के साथ न्यू स्वाबिया ले जाया गया, जहां जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद भी उनका परीक्षण जारी रहा। 1940 के दशक के अंत में एडमिरल बर्ड के ऑपरेशन हाईजंप में कथित तौर पर उड़ती डिस्क का सामना हुआ, जिन्होंने अमेरिकी बेड़े पर हमला किया और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बेशक आधिकारिक इतिहास ऐसे सिद्धांतों का खंडन करता है। वास्तविक जर्मन विमानन परियोजनाओं के दस्तावेज बताते हैं कि युद्ध के अंत में असामान्य ऊर्ध्वाधर टेकोनफ विमान और नए जेट विन्यास विकसित किए जा रहे थे।
लेकिन सॉसर के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं मिला है। हालांकि यह तथ्य कि जर्मनी उन्नत तकनीकों पर शोध कर रहा था, कई लोगों को यह मानने पर मजबूर करता है कि कुछ परियोजनाएं गुप्त रही होंगी। युद्ध के बाद के दशकों में नाजी यूएफओ की किंवदंतियां विशेष रूप से लोकप्रिय हुईं। ये लोकप्रिय संस्कृति का हिस्सा बन गई और किताबों, फिल्मों और वृत्तचित्रों में दिखाई गई। इन कहानियों में रहस्यवाद, विज्ञान और राजनीति का सम्मिश्रण था, जिससे रीच की छवि मानवीय क्षमताओं से परे एक शक्ति के रूप में बनी। कुछ लोगों के लिए यह पागलपन और कट्टरता का प्रतीक है। दूसरों के लिए यह उस छिपे हुए ज्ञान की ओर इशारा करता है जो अभी तक खोजा नहीं गया है। अंततः नाजी उड़न तश्तरियों की कहानी मिथक और वास्तविकता के बीच की रेखा पर खड़ी है। हो सकता है कि नाजियों ने वैज्ञानिक और रहस्यमय दोनों विचारों से प्रेरित होकर डिस्क के आकार के यान बनाने का प्रयास किया हो। हो सकता है कि यह सब युद्ध के बाद का एक आविष्कार मात्र हो, जिसे अफवाहों और आशंकाओं ने हवा दी हो। लेकिन यह तथ्य कि यह किंवदंती 70 वर्षों से भी ज्यादा समय से जीवित और विकसित रही है, इसकी शक्ति को दर्शाता है। यह तीसरे रह की पौराणिक कथाओं का एक अभिन्न अंग बन गई है। एक ऐसी पौराणिक कथा जिसमें विज्ञान, जादू और कट्टरता आपस में मिलकर एक भयावह और मनमोहक तानाबाना रचते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की गुप्त व्याख्या एक जादुई लड़ाई के रूप में की गई। द्वितीय विश्व युद्ध को आमतौर पर 20वीं सदी का सबसे बड़ा सैन्य संघर्ष माना जाता है, जिसमें सेनाएं, विचारधाराएं और अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे के खिलाफ खड़ी थीं। लेकिन एक और दृष्टिकोण भी है जो रहस्यवाद की ओर झुका है। कुछ शोधकर्ताओं, गूढ़ज्ञानियों और लेखकों के लिए यह युद्ध केवल राज्यों के बीच का संघर्ष नहीं था, बल्कि एक सच्चा जादुई युद्ध था, जिसमें न केवल सेनाएं बल्कि आध्यात्मिक शक्तियां भी एक दूसरे के खिलाफ खड़ी थीं। यह दृष्टिकोण पहली नजर में एक रूपक की तरह लग सकता है, लेकिन वास्तव में इसका आधार तीसरे रह के नेताओं का जादू टोने के प्रति वास्तविक जुनून और युद्ध को एक पवित्र अर्थ देने की इच्छा है। नाजी अभिजात वर्ग के लिए यह युद्ध न केवल एक भू राजनीतिक घटना थी, बल्कि एक ब्रह्मांडीय नाटक का भी हिस्सा था। हेनरिक हिमलर एसएस को एक ऐसे संगठन के रूप में देखते थे जो अटलांटिस के विनाश के साथ खोई हुई प्राचीन व्यवस्था को बहाल करने के लिए लड़ रहा था। उन्हें पूरा विश्वास था कि यह युद्ध जर्मनी को एक चुने हुए लोगों के रूप में अपनी भूमिका पुनः प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा, जो पैतृक शक्तियों और ऊर्जा के गुप्त स्रोतों से जुड़ा होगा। वेवेल्सबर्ग कैसल, जहां एसएस अनुष्ठान होते थे, इस युद्ध का प्रतीकात्मक केंद्र बनने वाला था। एक ऐसा मंदिर जहां आध्यात्मिक शक्ति युद्ध मशीन को ऊर्जा प्रदान करती थी। युद्ध को एक जादुई क्रिया के रूप में देखने का विचार प्रतीकों के प्रयोग में भी परिलक्षित होता था। ऋण, स्वस्तिक, काला सूर्य, इन सभी को न केवल मानव चेतना बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को भी प्रभावित करने वाले उपकरण के रूप में देखा जाता था। रीच के गूढ़वादियों की नजर में हर जीत और हार का न केवल एक सैन्य बल्कि एक रहस्यमय आयाम भी होता था, और युद्ध को स्वयं प्रकाश और अंधकार के बीच संघर्ष के एक भाग के रूप में देखा जाता था, जहां हर प्रतीक का पवित्र महत्व होता था। दूसरी ओर मित्र राष्ट्रों ने भी रहस्यमय कल्पनाओं की ओर रुख किया, हालांकि कम हद तक। यह ज्ञात है कि ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों ने युद्ध के दौरान मनोवैज्ञानिक प्रचार में नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों का इस्तेमाल किया था, और विंस्टन चर्चिल ने ज्योतिष में अपनी रुचि को छुपाया नहीं था। गूढ़ विद्वानों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि हिटलर एक काला जादूगर था, जिसकी शक्ति अंधकारमय ऊर्जाओं से जुड़ाव पर आधारित थी, और केवल आध्यात्मिक टकराव ही उसकी शक्ति को नष्ट कर सकता था। कुछ तांत्रिकों ने दावा किया कि यह युद्ध दो संप्रदायों के बीच एक प्राचीन संघर्ष का परिणाम था। उनकी व्याख्या के अनुसार तीसरा रह प्राचीन काल के अंधकारमय पंथों से निकली शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता था, जबकि मित्र राष्ट्र अनजाने में ही सही
प्रकाश की परंपराओं के उत्तराधिकारी थे। इस धारणा ने युद्ध को एक वैश्विक अनुष्ठान में बदल दिया, जहां टैंक युद्ध और बमबारी के हमले सूक्ष्म स्तर पर एक अदृश्य संघर्ष की बाहरी अभिव्यक्तियां मात्र थे। हिटलर पर विशेष ध्यान दिया गया। उसके करिश्मे और जनता को प्रभावित करने की क्षमता को जादुई शक्तियों का प्रकटीकरण माना जाता था। समकालीनों ने देखा कि उसके भाषणों का सम्मोहनकारी प्रभाव होता था और भीड़ उन पर ऐसे प्रतिक्रिया देती थी मानो वे किसी सम्मोहन में हों। गूढ़ ज्ञानियों के लिए यह इस बात का प्रमाण था कि उनमें सामूहिक चेतना को हथियार की तरह इस्तेमाल करके उसे नियंत्रित करने की क्षमता थी। कुछ लोगों ने तो यह भी दावा किया कि वह अंधकारमय शक्तियों के प्रभाव में थे, जो उनके कार्यों का मार्गदर्शन करती थीं। इसके बाद जादूगरों के युद्ध की अवधारणा उभरी, जिसमें दावा किया गया कि मित्र राष्ट्रों के पास अपने स्वयं के गूढ़ मंडल थे, जो उनके पक्ष में काम कर रहे थे, जो रीच की गुप्त शक्ति का विरोध कर रहे थे। ये विचार युद्धोत्तर साहित्य में भी परिलक्षित हुए, जहां युद्ध को काले और गोरे जादूगरों के बीच संघर्ष के रूप में वर्णित किया गया। 20वीं सदी के मध्य के गूढ़ समाजों में भी इसी तरह की व्याख्याएं प्रचलित थीं, जहां द्वितीय विश्व युद्ध को न केवल एक ऐतिहासिक घटना के रूप में देखा जाता था, बल्कि एक ऐसे ब्रह्मांडीय मोड़ के रूप में भी देखा जाता था जिसने मानवता के भाग्य का निर्धारण किया। इन व्याख्याओं में हिटलर की मृत्यु भी एक रहस्यमय रंग ले लेती थी। उसकी हार को न केवल जर्मनी के सैन्य पतन से जोड़ा गया, बल्कि एक पवित्र शक्ति के नुकसान से भी जोड़ा गया, जो कथित तौर पर उसके अंतिम दिनों में उससे दूर चली गई थी। मित्र राष्ट्रों द्वारा रीच की रहस्यमय कलाकृतियों पर कब्जा करने की किंवदंतियों ने इस धारणा को और पुष्ट किया, जिससे युद्ध की समाप्ति एक निर्वासन अनुष्ठान के समापन में बदल गई। आज भी द्वितीय विश्व युद्ध को एक जादुई युद्ध के रूप में देखना विवादास्पद बना हुआ है। इतिहासकारों के लिए यह एक रूपक से ज्यादा है, जो नाजी विचारधारा की तर्कहीनता और रहस्यमय प्रकृति पर जोर देता है। लेकिन गूढ़ विद्याविदों और रहस्यों के शोधकर्ताओं के लिए यह संस्करण विश्वसनीय है। बहुत सारे तथ्य इस बात की ओर इशारा करते हैं कि नाजी अभिजात वर्ग ने युद्ध को एक पवित्र मिशन माना था और इसके प्रतीकों और अनुष्ठानों ने इसे एक वैश्विक पंथ का रूप दे दिया था। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध की गुप्त व्याख्याएं बताती हैं कि यह केवल सेनाओं और अर्थव्यवस्थाओं का संघर्ष ही नहीं था, बल्कि विश्व दृष्टिकोणों का भी टकराव था, जहां राजनीति और रहस्यवाद आपस में गूंथे हुए थे। लाखों लोगों के लिए यह युद्ध एक महाविनाश था, लेकिन गुप्त शक्तियों में विश्वास रखने वालों के लिए यह अंधकार और प्रकाश के बीच एक निर्णायक युद्ध प्रतीत हुआ, जिसमें समस्त मानवता का भाग्य दांव पर लगा था। और शायद यही वह धारणा है जो इसे इतिहास के सबसे रहस्यमय युद्धों में से एक बनाती है। तृतीय रेह का रहस्यवादी पक्ष यह दर्शाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध न केवल सेनाओं और विचारधाराओं की लड़ाई थी, बल्कि यह विचित्र खोजों, गुप्त अनुष्ठानों और प्राचीन मिथकों में विश्वास का क्षेत्र भी था। जर्मनी के नेताओं ने अटलांटिस, ग्रेल और शंभाला की किंवदंतियों का हवाला देकर अपने कार्यों को एक पवित्र आभा से भरने की कोशिश की। इन विचारों ने रीच को मजबूत नहीं किया, लेकिन ये इस बात पर जोर देते हैं कि राजनीति और रहस्यवाद का गठजोड़ कितना खतरनाक हो सकता है। दशकों बाद भी अभिलेख और मिथक अपने रहस्यों को संजोए हुए हैं, दुनिया को याद दिलाते हैं कि तर्कसंगत युद्ध के पीछे एक और अंधकारमय और प्रतीकात्मक युद्ध छिपा है।